इस वीडियो में हम देखेंगे IT कोड 402 का यूनिट 4 वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। ये जो चैप्टर है इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। थोड़ा बहुत शुरुआत में ऐसा लगेगा कि प्रैक्टिकल की ज़रूरत है, लेकिन वो अगर आप ध्यान से सुन के समझ लेंगे तो उसी में ही सब क्लियर हो जाएगा। ये जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस वाला पहला सेशन है ना, इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर रिलेटेड है। बाकी सारा का सारा ये जितना भी है ना, ये पूरा थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट वाले में थोड़ा एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, क्योंकि ये पीसी का पार्ट होता है, ये हमको देखना रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन जो है वो है वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो हमारे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस क्या होते हैं? देखो, एक्सेसिबिलिटी यानी कि सुविधा। अब जैसे कि जो नॉर्मल इंसान है वो तो कंप्यूटर जैसे चाहे यूज़ कर सकता है, बट कोई इंसान में कोई इम्पेयरमेंट आ जाए, मतलब उसको कोई दिक्कत हो किसी चीज़ की, ठीक है, तो वो किस तरह से कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। अब कोई इंसान देख नहीं सकता तो उसके लिए माउस और कीबोर्ड का यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस का यूज़ करके अपनी इस दिक्कत को सॉल्व करके कंप्यूटर को अच्छी तरह से मतलब ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएगा। तो उसकी रेलिवेंट नॉलेज में देख लेते हैं। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रिफर्स टू द यूज़र फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। यूज़र फ्रेंडलीनेस यानी कि कितने अच्छी तरह से वो कंप्यूटर यूज़ कर पा रहा है, भले उसको कोई डिसेबिलिटी भी हो फिर भी वो कंप्यूटर को यूज़ कर पा रहा है, वो एक्सेसिबिलिटी कहलाता है। यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर डिसेबिलिटी क्या हो, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये उसका आंसर हो गया। दिस इज मेनली अ सॉफ्टवेयर इशू, ये भी हम लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। हाउएवर व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इट एनेबल्स अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट टू यूज़ अ कंप्यूटर। बिल्कुल, यहाँ तक का इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्क का। आगे देखते हैं। इट इज़ नोन एज असिस्टिव टेक्नोलॉजी। अब देखो इसको आप जैसे कि आप कोई एक्सेसिबिलिटी करनी है तो वो कैसे करेंगे? तो हम अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं और हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर यानी जो कंप्यूटर के अंदर होगा, हार्डवेयर यानी कि हम कुछ डिवाइसेस लाने पड़ेंगे जो हमको खुद को फिर उन डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ेगा। इन दिस सेशन हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट द बेसिक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस अवेलेबल इन योर कंप्यूटर। देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट द इम्पैक्ट दैट इम्पैक्ट कंप्यूटर यूजेज दे इंक्लूड। अब इम्पेयरमेंट्स की बात हो रही है तो इम्पेयरमेंट यहाँ पहले वाले हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये नॉर्मल सा होता है, जैसे कि डिसलेक्सिया, तारे ज़मीन पर सबने देखी, उसमें बच्चा होता है वो डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे नंबर्स एंड लेटर्स वो हमको फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं, हमको ठीक से कंसंट्रेशन नहीं होता और हम लर्न नहीं कर पाते। तो ये जो होता है ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहलाता है, ठीक है। मेन बस डिसलेक्सिया से याद रख लेना, तारे ज़मीन पर याद आ जाएगा। ये होगा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट नाम ही समझ में आ रहा है, देखने में परेशानी होगी, लो विजन होगा, या तो कंप्लीट हो सकता है या फिर थोड़ा पार्शियल ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस भी विजुअल इम्पेयरमेंट में ही आएगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट सुनने में ही आ रहा है, यानी कि डेफनेस। मोटर और क्या लिखा है, डेक्स्ट्रिटी इम्पेयरमेंट। हाँ, इसमें क्या होता है कि हमारे जो हैंड्स हैं वो ना ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कीबोर्ड और माउस यूज़ करने के लिए मेनली हमको हैंड्स का यूज़ लगेगा, लेकिन अगर हमारे हैंड यानी कि मोटर ऑर्गन यानी कि जो मूव कर सकते हैं वो हमारे जो ऑर्गन है वो चल नहीं पा रहे या फिर यूज़ नहीं हो पा रहे, तो उसको बोलते हैं मोटर और डेक्स्ट्रिटी इम्पेयरमेंट। यानी कि पैरालिसिस, सबको पता है पैरालिसिस में बॉडी एकदम फ्रीज स्टेट में हो जाती है, जिसके कारण कुछ भी मूव नहीं होगा। सेरिब्रल पैरालिसिस भी कोई बीमारी का है। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम सबने सुना हुआ है। एंड रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी, ठीक है। कभी कभार जब हमको यूज़ करके जैसे कि टाइपिंग करते हैं तो हमारी उंगलियों का यूज़ होता है, तो किसी को अगर रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी है तो उसकी उंगलियाँ पेन करने लग जाती है। तो कभी कभार यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट का। टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स ये 4 है, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो अब इन इम्पेयरमेंट से डील करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस जो हमारे कंट्रोल पैनल में होते हैं। ये दिख रहा है ना आपको कंट्रोल पैनल, ये रहा।
ठीक है। तो कंट्रोल पैनल, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल आर यूज टू कस्टमाइज द वे योर कीबोर्ड, डिस्प्ले या माउस फंक्शन। मैनी ऑफ दीज फीचर आर यूजफुल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज एज डिस्कस्ड अर्लियर। तो हमारा जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन यानी कहाँ मिलेगा, कंट्रोल पैनल में मिलेगा। ये क्या के लिए यूज़ होता है, जिस तरह से हम हमारा कीबोर्ड, डिस्प्ले या माउस को जो जिस तरह से काम करता है उसको थोड़ा अल्टर कर सके, अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सके, ठीक है। तो इस सेशन में हम ये देखेंगे ताकि जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं ये कंप्यूटर यूज़ कर पाएँ। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को लॉन्च करने के लिए क्या, विंडोज़ एक्सपी में हमको क्या क्लिक करना है, स्टार्ट मेन्यू, कंट्रोल पैनल और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। याद कर लीजिए 3 स्टेप आ सकती हैं किस तरह से एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन विंडोज अपीयर, ये रही हमारी एक्सेसिबिलिटी विंडो और विंडो। आगे देखते हैं स्टिकी कीज़। अब स्टिकी कीज़ क्या होता है, इसमें हमारा जैसे कि हम सबने देखा है, तो हम कंट्रोल सी दबाते हैं, कंट्रोल का यूज़ करके हम शॉर्टकट्स लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमको कोई चीज़ को कॉपी करना है तो हम क्या लगाते हैं, कंट्रोल प्लस सी। अब इन दोनों को हमको साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ दबाना होता है। अब किसी लोगों को अगर कोई हैंड या मोटर इंजरी हो, वो नहीं दबा पा रहा है साथ में, मतलब एक बार में वो एक ही की को प्रेस कर पा रहा है, तो वो यूज़ कर सकता है स्टिकी कीज़ को, ऑप्शन को। अगर वो इसको इनेबल कर देगा, हम जाएंगे ना स्टिकी कीज़ का, हमें कीबोर्ड वाले ऑप्शन में मेरा स्टिकी कीज़ दिख रहा है, अगर यूज़ करना है यहाँ पे चेक कर दो, ठीक है। तो जैसे चेक करके फिर ओके कर देना तो स्टिकी कीज़ अप्लाई हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, हम अगर कंट्रोल को क्लिक कर दें, ठीक है, तो स्टिकी कीज़ ऑप्शन ऑन हो जाता है। हम कंट्रोल पे अगर जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टिकी कीज़ ऑप्शन चालू हो जाएगा, और फिर हम बाद में जाके भले ही कंट्रोल से हाथ हटा भी दें, फिर भी अगर सी दबाएंगे तो भी कॉपी हो जाएगा। हमको कॉपी करने के लिए क्या, कंट्रोल प्लस सी साथ में दबाना पड़ता है। लेकिन अगर स्टिकी कीज़ ऑन हो जाए तो हमने कंट्रोल दबा दिया, फिर कंट्रोल से हाथ हट भी जाएगा ना, तो भी हम सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं सिर्फ कॉपी में यूज़ हो, हम पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल प्लस वी दबाते हैं हम, और क्या कहते हैं, हम सिलेक्ट ऑल करते हैं तो कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं, कितने सारे होते हैं, प्रिंट करते हैं तो कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं, तो ये सब हम साथ में दबाते हैं। लेकिन स्टिकी कीज़ में हमको साथ में दबाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम अलग अलग कंट्रोल को अलग से दबा सकते हैं और आगे का लेटर भी अलग से प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एक बार दबा के हटा भी दिया, फिर भी हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। तो स्टिकी कीज़ इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प कंप्यूटर यूजर विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। अभी तभी यूज़ करेंगे जब उसको हाथ में दर्द हो रहा होगा साथ में 2 कीज़ को दबाने में। बट इट इज़ ऑल्सो यूज बाय अदर एज अ मीन्स टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। बट अभी कुछ लोग जो ऐसे अलग लोग हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मल होते हैं। स्टिकी कीज अलाउ द यूज़र टू प्रेस एंड रिलीज द मॉडिफायर की। जितनी भी शिफ्ट कंट्रोल अल्टर होती है ना, ये सारी की सारी क्या कहलाती है, मॉडिफायर की। तो ये मॉडिफायर की को हम प्रेस करके रखते हैं, फिर हम दूसरा जो भी हमको जैसे टास्क करना उसके अकॉर्डिंग की प्रेस करते हैं। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्रेस करने के बाद रिलीज भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डिफाइन है पूरा स्टिकी कीज़ की, यही है स्टिकी कीज़ की डिफाइन। अगर आना आ जाए लिखने को तो यही लिख कर आनी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेंगे व्हाट आर स्टिकी कीज़, ये रही उसकी डिफाइन। इनेबल करने के लिए मैंने बता दिया, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में जाओ, कीबोर्ड वाले में स्टिकी कीज़ दिख जाएगा, इसको चेक कर दो, ठीक है। यहाँ पर जैसे टिक लगा देंगे तो हमारा यहाँ पे चेक करके ओके करना है। ये लिखा क्लिक अप्लाई, क्लिक ओके। द स्टिकी कीज़ आइकन अब हमारे नीचे अपीयर होने लगेगा। एक ट्रे होती है ना हमारे कंप्यूटर के नीचे, वहाँ पर स्टिकी कीज़ का ऑप्शन अवेलेबल दिख जाएगा। आफ्टर हैविंग इनेबल स्टिकी की यू विल नाउ प्रैक्टिस एंड सी इट इफेक्ट। अब हम उनको देख भी सकते हैं कि अगर जिस तरह से आपको काम कर रही है कि नहीं स्टिकी की, ठीक है। तो हम नोटपैड में देखेंगे, नोटपैड भी ऐसे ही होता है हमारे कंप्यूटर में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जब हम टाइपिंग करते हैं ना, वैसे नोटपैड भी टाइपिंग करने के काम में आता है। नोटपैड कैसे खुलेगा, स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, एक्सेसरीज में जाएंगे, नोटपैड में जाएंगे। ये 4 स्टेप है नोटपैड को खोलने की। नोटपैड कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं। सो टाइप सम टेक्स्ट, नोटपैड के अंदर 3-4 लाइनें लिख दो एंड प्लेस द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट। प्रेस कंट्रोल की ऑन योर कीबोर्ड, प्रेस लेटर ए ऑन योर कीबोर्ड। मतलब कंट्रोल की अलग से प्रेस करना, फिर ए को कंट्रोल की को छोड़ने के बाद प्रेस करना, फिर भी आप देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस ए क्या काम करता है, सिलेक्ट ऑल का काम करता है। नोटिस द एंटायर टेक्स्ट गेट सिलेक्टेड, जो मैंने बोला वही लिखा है। दिस सेक्शन इज
इक्विवेलेंट टू प्रेसिंग कंट्रोल प्लस है साइमल्टेनियसली, एक्सक्लेमेटरी का मार्क यूज़ करा है, यही वो दिखाना चाह रहे थे। अगर आप इन दोनों को साथ में यूज़ करेंगे तो ये तो नॉर्मल शॉर्टकट हो जाएगा, लेकिन जो लोग डिसेबल होते हैं वो साथ में यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए वो अलग से भी यूज़ करेंगे तो भी काम चल जाता है। और डिसेबल करना हो तो ऊपर जाना वापस हमारे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में, या राइट लगाया था, राइट पे एक और बार क्लिक करना, राइट हमारा हट जाएगा। आगे देखेंगे फ़िल्टर कीज़। अब फ़िल्टर कीज़ क्या करती है? Filter key is a feature of Microsoft Windows. It is an accessibility function that tells the keyboard to ignore brief or repeated keystrokes. अब देखो, जैसे कि कोई इंसान है, वो बहुत स्लो काम करता है, ठीक है। हमने सबने एक एनिमल देखा होगा स्लॉथ, वो कितना धीरे धीरे काम करता है। अब समझ लो एक इंसान है, उसको की पे टाइप करना है, ठीक है। अब उसको जैसे कि टाइप करना हो कोई भी छोटा सा वर्ड, जैसे टी ले लो, छोटा सा वर्ड TEA, तो अब वो क्या करेगा, धीरे से पहले टी दबाएगा। अब जब वो टी को प्रेस करेगा ना, तो प्रेस करने में 5 सेकंड तक उसको प्रेस ही करता रह जाएगा, जब तक वो उंगली उठाएगा, जब तक 5 सेकंड हो जाएंगे। अब अगर 5 सेकंड तक सोचो टी लेटर जो है वो टाइप रहता है, तो इतने सारे टी आ जाएंगे कीबोर्ड मतलब स्क्रीन पे, ठीक है। हम सब ने देखा, अगर हम एक लेटर को दबा के रखते हैं तो कितने सारे लेटर आ जाते हैं, ठीक है। तो फिल्टर की क्या करती है, उसमें हम टाइम दे सकते हैं कि देखो, जैसे कि हमने टी दबाया तो 5 सेकंड का वेट करो, ठीक है, जब तक अगला टी प्रेस नहीं, जब तक अगला टी नहीं लगाना, जब तक 5 सेकंड ना हो जाए। तो अगर वो टी दबा के भी रखता है तो एक ही टी लिखाएगा स्क्रीन पर, हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और 5 सेकंड तक एक ही टी रहेगा। फिर भी अगर वो दबा के रखता है तो एक और टी आएगा, ठीक है। तो ईजी है, समझ लो। कोई लेटर बहुत धीरे धीरे टाइप करता है, मतलब अगर टाइप करता है ना, तो उसको उंगली को वापस से उस कीबोर्ड से उठाने में बहुत टाइम लग जाता है। ये हमारा कीबोर्ड है, उसने टी लेटर को टाइप करने के लिए दबाया, जैसे उसको प्रेस करा तो उसको वापस से फिंगर उठाने में ही 5 सेकंड लगा। जब तक 5 सेकंड होगा तो बहुत सारे टी आ जाएंगे ना हमारी स्क्रीन पे। तो हमारा फिल्टर की क्या करती है, तो हमारे उसमें ना हम थोड़ा टाइम लिमिट दे सकते हैं। इस टाइम लिमिट के अंदर अगर वो उंगली उठ गई, मतलब इस टाइम लिमिट तक भी अगर कोई की प्रेस है, तो समझ लो कि वो इंसान को उठाने में देरी हो रही है, इसलिए कीबोर्ड ये एक्सेसिबिलिटी फंक्शन ऑफर करता है। तो फिल्टर की इज अ फीचर ऑफर्ड बाय is a feature of Microsoft Windows. It is an accessibility function that tells the keyboard to ignore brief or repeated keystroke. भाई वो भले ही दबा रहा हो कि वो कंप्यूटर इग्नोर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो सामने वाला इंसान है वो डिसेबल है। मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विथ हैंड ट्रिमर्स। तो हैंड में जिन लोगों को डिसेबिलिटी, उनके काम आता है। फिल्टर की को इनेबल करने के लिए वापस से एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाना, कीबोर्ड में जाना, कीबोर्ड के यहाँ पर आपको फिल्टर की दिख जाएगा, उसको चेक कर देना। क्लिक अप्लाई, क्लिक ओके। और फिल्टर की भी जो है ना आपको नीचे यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। आफ्टर हैविंग इनेबल्ड फिल्टर की यू विल नाउ प्रैक्टिस। अब देखना किस तरह से। स्टार्ट नोटपैड। अब नोटपैड स्टार्ट करना मैंने बता दिया क्या करना था। स्टार्ट पे जाना था, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में, फिर एक्सेसरीज में, फिर नोटपैड में। कभी कभार पूछ सकते हैं नोटपैड कैसे शुरू करना है, तो ये 4 स्टेप याद रखना। फिर स्टार्ट नोटपैड एंड टाइप सम रिपीटेड कैरेक्टर। टाइप सम रिपीटेड कैरेक्टर यानी टी को दबा कर रखना, ठीक है। यू विल नोटिस एज रिपीटेड कैरेक्टर आर इग्नोर्ड। और डिसेबल करने के लिए भाई वो चेक से हटा देना, चेक। टॉगल कीज़ देख लो। टॉगल कीज़ जो होती हैं वो हमारी कैप्स लॉक होती, देखो लाइट देखी ना, देखो सबने कीबोर्ड देखा है, और यहाँ पर 3 डॉट्स रहते हैं। एक रहता है कैप्स लॉक, एक रहता है नम लॉक, एक रहता है स्क्रॉल लॉक। तो ये जो है ना यहाँ पे लाइट जलती रहती है। अगर कैप्स लॉक ऑन है या लाइट चालू है तो कैपिटल लेटर्स आते हैं, और अगर लाइट नहीं है तो स्मॉल लेटर आते हैं। नम लॉक चालू है तो जो नंबर हैं वो चलता रहेंगे, लेकिन अगर नम लॉक बंद है तो अगर हम नंबर वाले के पे हिस्से पे क्लिक करेंगे तो नंबर्स टाइप नहीं होंगे। स्क्रॉल लॉक भी यही करता है, अगर चालू है तो स्क्रॉल होगा, अगर स्क्रॉल लॉक बंद है तो स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक है। टॉगल कीज है ना जो फीचर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। अब देखो, जैसे जो लोगों को ना दिखता नहीं है कि कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है, ठीक है, वो इतनी सी लाइट तो आती है, छोटे सा होल है, सबने देखा कंप्यूटर, इतनी सी लाइट आती है। किसी को आंखों में प्रॉब्लम है, उसको दिखता नहीं लाइट है, तो टॉगल कीज क्या करता है, जब भी आपको इंसान कैप्स लॉक दबाएगा ना तो एक बीप साउंड प्रोड्यूस करेगा, क्या जोर से बीप आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ये जैसी बीप आवाज़ जो आती है ना, उसको पता चल जाएगा कि हाँ कैप्स लॉक अब मैंने चालू कर दिया है। और एक और अच्छी बात कि वो कंफ्यूज ना हो जाए ऑन है ऑफ है, इसलिए जब भी ऑन करेगा ना वो कैप्स लॉक की तो लॉन्ग बीप आवाज़ आएगी, लॉन्ग देर तक सुनाई देगी बीप, और जैसे ही वो ऑफ करेगा ना टॉगल कीज़ को तो शॉर्ट बीप सुनाई देगी, ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए कि भाई उसने कैप्स लॉक ऑन कर रखा है कि ऑफ। जैसे कि उसने ऑन करा तो ऐसे टी ऐसी आवाज़ आएगी, और ऑफ करा तो टी छोटी सी आवाज़ आएगी, ठीक है, ताकि जो इंसान देख नहीं सकता कि कैप्स लॉक की लाइट ऑन है तो वो टॉगल कीज़ का यूज़ कर सके। टॉगल कीज़ इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज डिजाइन टू हेल्प पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट। जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए हेल्प कर सकता है। या फिर कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। कॉग्निटिव हमने देख लिया था, डिसलेक्सिया, तारे ज़मीन पर, याद आ गया होगा सबको।
व्हेन टॉगल कीज आर टर्न ऑन, जब टॉगल की ऑन रहती है तो कंप्यूटर एक साउंड क्यू बनाता है, उस जो बीप आवाज आती है उसको क्या बोलेंगे हम, साउंड क्यू। व्हेन द लॉकिंग कीज यानी कि कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक आर प्रेस्ड, अ हाई साउंड इज एमिटेड व्हेन द कीज आर स्विच्ड ऑन एंड अ लो साउंड इज एमिटेड व्हेन द कीज आर स्विच्ड ऑफ। टॉगल कीज को इनेबल करने के लिए क्या करना है, एक्सेसिबिलिटी विंडो में जाना, कीबोर्ड का ऑप्शन हमने देखा था यहाँ पे, यहाँ कहीं टॉगल की लिखा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड होगा, उसको चेक करके ओके दबा देना, ये लिखी स्टेप्स। ठीक है, आगे देखते हैं। Having enabled toggle keys, you can see its effect by one of the following keys। अब जैसे चालू कर ली, देखना भाई, जैसे तुम दबाओगे ना कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, तो अपन नोटिस क्या करेंगे, एक हियर करेंगे, एक बीप सुनाई देगी हमको। ठीक है, अब आ जाते हैं साउंड टैब। कीबोर्ड में हमने क्या 3 फीचर्स देखे थे हमारे, पहला तो हमने देखा था हमारी स्टिकी कीज, सेकंड हमने देखा फिल्टर कीज, थर्ड देखा हमने टॉगल कीज। तीनों की डिफाइंस पूछी जा सकती है, अच्छी तरह से याद कर लेना। अब आते हैं हम साउंड टैब पे। साउंड टैब अब सुनने में ही लग रहा है कि कुछ साउंड के रिलेटेड चीज़ें होगी उसमें। ठीक है, देखते हैं। सिलेक्ट द साउंड टैब, a window with options to configure accessibility option for sound is displayed in figure 4। हम देख सकते हैं, हम साउंड टैब क्लिक करेंगे तो साउंड सेंट्री का ऑप्शन आ रहा है, शो साउंड्स का ऑप्शन आ रहा है। तो ये दो ऑप्शंस को हमको डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं साउंड सेंट्री से। अब साउंड सेंट्री इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स, जो सुन नहीं सकते ना जो लोग, उन लोगों के लिए साउंड सेंट्री डिजाइन की गई है। ऑडिटरी यानी कि कान, यानी कि सुनने वाले इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, तो जो लोग सुन नहीं सकते, अब जैसे कि कोई वीडियो, जैसे कि मैं कैसे समझाऊं, हाँ, हम सबने देखा है कि जैसे हम कुछ पेन ड्राइव हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो एक आवाज़ आती है। हर सारे विंडोज़ में, जैसे कि विंडोज़ 10 है तो उसमें अलग आती है। शायद तक मैं आपको सुना सकूं क्योंकि मेरे पास में कंप्यूटर रखा हुआ है, तो शायद आवाज़ आ सकती है। मैं इसकी आवाज़ फुल कर देता हूँ ताकि आवाज़ आ जाए। आई होप आ जाए। हाँ, अब आई गई होगी आपको, ये वाली आवाज़ आती है पेन ड्राइव को इंसर्ट एंड वो, हाँ ये वाली। ठीक है, तो ये जो आवाज़ होती है ये हमको इंडिकेट करती है कि पेन ड्राइव कीबोर्ड के अंदर लग गई है या फिर हमने बाहर निकाल ली। अब जो लोगों को ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है तो वो तो ये समझ ही नहीं पाएंगे, भाई चली गई ना अच्छे से पेन ड्राइव की, मतलब ऐसे ही हमको साउंड आता है तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ पेन ड्राइव अच्छे से लग गई है। लेकिन जिन लोगों को ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है वो नहीं समझ पाते हैं कि पेन ड्राइव लगी है कि नहीं, तो उन लोगों के लिए जो स्क्रीन होती है ना कंप्यूटर की, ये ऐसे ब्लिंक करती है। ठीक है, बंद चालू होती है। जब भी कोई साउंड हमारा कीबोर्ड, हमारा जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करेगा वो लोग तो साउंड सुन नहीं सकते, और अगर साउंड सेंट्री ऑन रहेगा तो वो जो स्क्रीन है वो एक ब्लिप प्रोड्यूस करेगी ताकि उस आदमी को पता चल जाए कि हाँ उसकी पेन ड्राइव लग गई है। अब जरूरी नहीं कि ये पेन ड्राइव वाले केस में हो, जो भी केस में हमारा कंप्यूटर साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर में जब जैसी कुछ एरर आ जाता है, ठीक है, तो जैसे ही कोई एरर आता है तो एक डिंग सी आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। सबने देखा कभी कभार, तो विंडोज़ एक्सपी वाली तो बहुत खतरनाक होती है, लोग चमक भी जाते हैं। तो ये वाले में भी स्क्रीन जो है वो ब्लिंक हो जाती है। जब जब कंप्यूटर हमारा साउंड प्रोड्यूस करेगा तो साउंड जो लोग नहीं सुन सकते उन लोगों के लिए वो स्क्रीन एक बार ब्लिंक कर देगा, तो कि वो स्क्रीन ब्लिंक होगी तो देख तो सकते हैं ना, इसके कारण। तो साउंड सेंट्री जनरेट्स विजुअल वार्निंग्स, वो एक विजुअल वार्निंग जनरेट करते, कैसे, ब्लिंकिंग करते हैं वो टाइटल बार को। जैसे टाइटल बार ब्लिंक होगा तो एक विजुअल वार्निंग आ जाएगी कि हाँ सब चल रहा है ढंग से। या फिर फ्लैशिंग बॉर्डर, हमारी जो स्क्रीन है ना उसकी बॉर्डर एक बार ऐसे फ्लैश होती है, एकदम चमकती है, जिससे भी दिख जाता है। वेन एवर द कंप्यूटर जनरेट्स अ साउंड, जब भी साउंड बजेगा, जो मैंने हिंदी में बोला है वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये डिफाइन में लिख कर आ जाना अगर साउंड सेंट्री पूछा जाए। अब साउंड सेंट्री को इनेबल करने के लिए क्या करना है, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पे जाओ, साउंड टैब में जाना, साउंड सेंट्री पे चेक कर देना, ओके क्लिक कर देना। ठीक है, स्टेप भी हो गई। अब जैसे कि इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, आपको इसका प्रैक्टिकल करके देखना है, तो क्या करना है, एक हमको एरर क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने बताया जब भी एरर आता है कंप्यूटर में तो एक ऐसी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो क्लिक स्टार्ट देन रन, टाइप नोट इंस्टेड ऑफ नोटपैड एंड प्रेस एंटर, टाइप सम रिपीटेड कैरेक्टर्स इन द नोटपैड, नोटिस दैट द डेस्कटॉप विल फ्लैश फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अलॉन्ग विद विजुअल एरर एंड साउंड कोड। अब हमको क्या करना है, स्टार्ट पे जाना और रन जाना। अब ये देखो नोटपैड को खोलने का एक छोटा सा वो दिया हुआ है इन लोगों ने शॉर्टकट। अगर आपको नोटपैड का याद हो तो मैंने क्या बताया, स्टार्ट में जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है, एक्सेसरी में जाना है, फिर नोटपैड। अगर आपको ये सब नहीं करना हो तो डायरेक्ट जाना स्टार्ट मेन्यू में, वहाँ पर आपको रन लिखना, रन में कमांड लिख देना नोट, वैसे हमारा नोटपैड खुल जाएगा। वहाँ पर क्या करना है, हमको ढेर सारे एकदम से कीबोर्ड पे जितने भी लेटर्स है ना भर भर टाइप कर देना। जैसे ही टाइप करोगे ना एक एरर आ जाता है उसमें, तो वो जो एरर जैसे ही शो करेगा, स्क्रीन एरर तो दिखाई गई और उसके साथ साथ क्या होगा, हमारी जो स्क्रीन है ना वो ब्लिंक होने लग जाएगी। ठीक है,
इसके कारण, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि एरर के टाइम पे एक आवाज़ आई है, वो आदमी तो आवाज़ नहीं सुन सकता लेकिन वो ब्लिंक वो सेंस कर सकता है। आंखें जो उसकी सही है पर कान सही नहीं है उसके। टू डिसेबल साउंड सेंट्री को डिसेबल करना है तो अनचेक कर दो उसको। शो साउंड इंस्ट्रक्ट एप्लीकेंट्स दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन बाय साउंड टू ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विजुअली थ्रू टेक्स्ट कैप्शंस और इन्फॉर्मेशन आइकन्स। अब ये क्या होता है, जैसे कि जो इंसान अब सुन नहीं सकता है तो वो जो भी है ना, जो भी हमारे जैसे कि हमने देखा होगा यूट्यूब वीडियो चल रही है, तो यूट्यूब वीडियो में क्या होता है, जो भी वो बोल रहे होते हैं नीचे उसकी कैप्शन आ रहे होते हैं। तो ये जो भी अगर हमारा साउंड प्रोड्यूस करेगा कि हमारा जो मॉनिटर है, अगर ये जो है मतलब ऐसे जो साउंड होते हैं वो प्रोड्यूस ना करते हुए कुछ बोलने की मतलब ऑडियो प्रोड्यूस कर रहा है, कोई इंसान कुछ बोल रहा है, बोलने वाला वो सुन नहीं सकता, तो वो नीचे कैप्शन आने लग जाते हैं। समझ लो यूट्यूब वीडियो बेस्ट एग्जांपल है। अब जब भी कभी हमारा जो कंप्यूटर है वो कोई ऑडियो प्रोड्यूस करेगा तो वो जो है उसके कैप्शन नीचे आने लग जाएंगे अगर हम शो साउंड्स को ऑन कर देंगे। ये रखी स्टेप उसको ऑन करने की, सबसे ईजी होता है ये। अब डिस्प्ले टैब में आ जाओ। डिस्प्ले टैब में हमको एक ही चीज़ पढ़नी है, हाई कॉन्ट्रास्ट। हाई कॉन्ट्रास्ट क्यों भाई, जैसे कि कोई इंसान है वो ढंग से देख नहीं पाता, तो उस इंसान के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट ऑन कर सकते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट ऑन करने के कारण वो हमारे जो स्क्रीन का कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट जो है हमारी स्क्रीन का वो बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रास्ट बढ़ने के कारण सारी चीज़ें ईजिली विजिबल हो जाएगी। ठीक है, सिलेक्ट द डिस्प्ले टैब। डिस्प्ले टैब को सिलेक्ट कर लो। अ विंडो विल विथ ऑप्शंस टू कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी हमारे सामने आ जाएगा। हाई कॉन्ट्रास्ट फीचर है। हाई कॉन्ट्रास्ट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट। जो लोग देख नहीं सकते उन लोगों के लिए हेल्प करने के लिए हम उसमें क्या फॉन्ट बदल सकते हैं। हम फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। अच्छा बड़ा ये लिखा, आई थिंक सो नहीं, यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो सेटिंग्स में आएगा। सेटिंग्स में आप क्लिक करोगे ना तो आपको फॉन्ट का दिख जाएगा। फॉन्ट का कलर बदलना है, ब्लैक करना है, अच्छा बोल्ड ब्लैक, उसको बड़ा करना है। उसको बड़ा करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमको ईजिली वो दिख सकें। फिर क्या है, साइज एंड कलर ऑफ फॉन्ट इन द बैकग्राउंड फॉर ईज ऑफ व्यूइंग। हाई कॉन्ट्रास्ट को इनेबल करने के लिए बस उसको चेक कर दो, यूज चेक कर दो। उसको चेक करना नहीं, चेक करने में जैसे हम राइट लगाते हैं ना टीचर, वही चेक करना। अंडर डिस्प्ले टैब अप्लाई कर दो और फिर ओके कर दो। हमको खुद ही डिफरेंस देखने लगेगा जैसे हम हाई कॉन्ट्रास्ट को यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं हम कर्सर ऑप्शंस पे। ठीक है, ये रहा हमारा माउस, यानी कि कर्सर। हमने कीबोर्ड देख लिया, साउंड देख लिया, डिस्प्ले देख लिया, माउस पर आते हैं। माउस में क्या है, कर्सर ऑप्शन इज ऑल्सो एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट बाय चेंजिंग द ब्लिंक रेट एंड विड्थ ऑफ द कर्सर। अब विजन इम्पेयरमेंट है, इतना सा माउस आता है पूरी स्क्रीन पे, अब उसको दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, यानी इतना बड़ा माउस हम कर सकते हैं। अगर आप देखा होगे ना एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में उसकी विड्थ बढ़ा के, तो हम बहुत बड़ा माउस हमारा कर सकते हैं। इतने से माउस को हम बहुत बड़ी विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सब चेंज करना हो तो चेंज द स्पीड एंड ऑफ द कर्सर ब्लिंक, मूव द ब्लिंक रेट स्लाइडर। अब ब्लिंक रेट क्या होता है, हम सबने देखा है जब भी हम माउस है उसको कुछ क्लिक करते हैं कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए, तो एक बार के लिए वो ब्लिंक होता है। ठीक है, तो ये ब्लिंक हमको क्या इंडिकेट करता है कि हाँ हमने ढंग से क्लिक कर दिया है। लेकिन जो लोग अच्छे से देख नहीं पाते उनको पता ही नहीं चलता क्या माउस ने ब्लिंक करा है कि नहीं। वो 10 बार ब्लिंक क्लिक कर देंगे, 10 बार फाइल ओपन हो जाती है। इसके कारण हम जो ब्लिंक रेट है उसको स्लो भी कर सकते हैं। सब ब्लिंक रेट का स्लाइडर आएगा, उसको पीछे कर दो तो वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब विड्थ बढ़ाने के लिए वापस से स्लाइडर आएगा, उसको आगे बढ़ाकर हम चेंज कर सकते हैं। माउस टैब में आ जाओ। माउस टैब ये रहा। माउस टैब में सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, यूज़ माउस कीज़। अब इसमें क्या होता है, जिन लोगों को माउस यूज़ करना ढंग से नहीं आता, इस टाइप का माउस है ना, उसको ऐसे होवर करना ढंग से नहीं आता, वो चला नहीं पाते माउस को, उनको हाथ में कोई डिसेबिलिटी है, तो वो क्या कर सकते हैं, हम सबने कीबोर्ड देखा है, तो कीबोर्ड के आखिरी में हमारे पास नंबर कीज़ होती है। नंबर कीज़ को भी सबने ध्यान से देखा होगा, बहुत सारी कीज़ होती हैं। आई थिंक सो नीचे से शुरू रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 2 की है ना, ये इंडिकेट करती डाउन एरो। अगर हमने सबने ध्यान से देखा हो ना तो हमारे कीबोर्ड में भी ऐसी एरोज बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग एरोज इंडिकेट करती हैं। अगर हम हमारी माउस कीज़ को चालू कर देंगे तो हमारा जो माउस का कर्सर है ना वो इन कीज़ की मदद से चलने लगेगा। अगर हम 2 दबाएंगे तो माउस नीचे आ जाएगा, 4 दबाएंगे तो माउस साइड में जाएगा, 8 दबाएंगे तो माउस ऊपर आएगा, 6 दबाएंगे तो माउस इधर उधर हमारे कीबोर्ड की मदद से हम माउस को चला पाएंगे। जो लोग माउस को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे उन लोगों के लिए वो कीबोर्ड से माउस को चला सकते हैं। ठीक है, इसके लिए माउस कीज़ यूज़ हो सकता है। माउस कीज़ एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ माउस। दिस ऑप्शन यूजेस द कीबोर्ड। हमको कीबोर्ड को, और स्पेशली न्यूमेरिक कीपैड, क्योंकि मेन अल्फ़ाबेट का तो कुछ काम ही नहीं, हमने तो अभी न्यूमेरिक कीपैड का देखा है। कौन कौन सी कीज़ होती है याद रखना, 2 4 6 और 8। डायरेक्शन याद रख लेना इस तरह से,
बनाकर आ जाना, जब भी माउस कीज का डिफाइन पूछे तो ये बनाकर आ जाना, एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएंगे। एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं माउस का जो कर्सर है उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। माउस टैब को अगर ऑन करना है तो माउस टैब को सिलेक्ट कर लो, ये रहा हमारा माउस का टैब। माउस टैब को सिलेक्ट करने के बाद हमारा ये माउस कीज का ऑप्शन रहेगा, उसको चेक कर दो और फिर यहाँ पर नीचे कहीं ओके का ऑप्शन रहेगा, वो आ जाएगा। फिर हमारा जो नीचे सिस्टम ट्रे रहती है वहाँ पे देखो हमारा माउस का ऑप्शन दिखने लग जाएगा। यूज़ नंबर पैड कीज फॉर मूविंग अ पॉइंटर, देखो कि मैंने बता दिया कि अब उसका प्रैक्टिकल करके देखना है तो नंबर कीज यूज़ करो 4, 6, 2 एंड 8, ठीक है, मैंने बता दिया। जनरल टैब, इसके बाद हमारे सारे 4 टैब्स देख लिया, आता है आखिरी जनरल टैब भी देख लेते हैं। कहाँ गया ये? दिस टैब इनेबल यू टू कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन फॉर ऑल यूजर्स, ये हर टाइप के लोगों के लिए काम आता है। कैसे? सिलेक्ट द जनरल टैब, अ विंडो टू कॉन्फ़िगर एडिशनल एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन विल बी डिस्प्ले, ठीक है, जनरल टैब को सिलेक्ट करो, एक विंडो खुल जाएगी ताकि रहे। टर्न ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर आफ्टर आइडल फॉर, गिव वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन। देखो ये सारे हमको दिखेंगे। टर्न ऑन एक्सेसिबिलिटी फीचर फॉर आफ्टर आइडल फॉर, गिव वार्निंग अ मैसेज व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन, एंड आखिरी में मेक अ साउंड व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन एंड ऑफ। ये दिख रहे ना, ये 3 फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फोटो में ढंग से विजिबल नहीं है इसलिए बुक वालों ने यहाँ प्रिंट करके दिया है। ये 3 फीचर हमको देखने को मिलते हैं। क्या? टर्न ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर आफ्टर आइडल फॉर। अब इसमें क्या होगा, सारे के सारे जो भी एक्सेसिबिलिटी फीचर हमने ऑन करे हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। गिव वार्निंग मैसेजेस व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन। अब अगर हम कभी भी फीचर को ऑन करें, कोई भी फीचर नया टाइप का फीचर हम ऑन करने वाले हों तो उसके पहले क्या आप एक वार्निंग मैसेज दे देना। हमेशा कंप्यूटर को बोल सकते हैं, मतलब बोल नहीं सकते, हम ये फीचर ऑन कर देंगे तो कंप्यूटर हमको वार्निंग मैसेज देगा। जैसे कि हमने कोई फीचर ऑन करा, जैसे कि साउंड का हमने फीचर ऑन करा कि रुको, साउंड का फीचर नहीं, जैसे कि हम कोई भी फीचर ले सकते हैं, जैसे कि यही वाला हमने कोई ये माउस टैब में हमने माउस कीज़ को ऑन करा तो हम माउस कीज़ को चेक करा तो हमको एक वार्निंग मैसेज मिलेगा। क्या आप इस वार्निंग क्या मतलब क्या आप माउस जो चेक है उसको मतलब माउस कीज़ को चेक करना चाहते हो रियल में, हाँ या ना, यस और नो नीचे रहेगा। तो यस हम दबा देंगे तो चेक हो जाएगा, नो रहेगा तो नहीं, मतलब नो दबा देंगे तो नहीं होगा। तो हम जब भी आप कोई फीचर ऑन करेंगे तो हमको एक वार्निंग मैसेज मिलेगा। अब मेक अ साउंड व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन और ऑफ, हमने टॉगल कीज़ में देखा था ना, वैसा सेम टू सेम यही है, बस इसमें टॉगल कीज़ जरूरी नहीं है, इसमें ये सारी कीज़ के साथ हो। जब भी हम कोई फीचर ऑन या ऑफ करेंगे तो अब कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस होगा। टॉगल कीज़ में क्या सिर्फ कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक में ही आवाज़ आती थी, लेकिन अब जब ये चालू कर देंगे तो जब भी हम कोई फीचर ऑन या ऑफ करेंगे तो हमको एक साउंड सुनाई देगा। आप इस फीचर को 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं और देख लीजिए क्या होता है। सीरियल कीज़ क्या होता है? सीरियल कीज़ वो लोगों के लिए यूज़ होता है, ये हार्डवेयर डिवाइसेस में आता है। अभी तक हमने जो भी देखा वो सॉफ्टवेयर था, यानी कंप्यूटर के अंदर हमने सब देख लिया। अब हम देखेंगे हार्डवेयर यानी अलग से कोई डिवाइस, मतलब कंप्यूटर का डिवाइस नहीं हो, हम कोई बाहर से परचेज करके लाते हैं तो वो डिवाइस कहलाता है हार्डवेयर डिवाइस। सीरियल कीज़ इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और माउस। कोई इंसान कीबोर्ड या माउस या फिर दोनों ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो पर्टिकुलरली कीबोर्ड यूज़ नहीं कर पा रहा या माउस नहीं यूज़ कर पा रहा है, नहीं दोनों ही नहीं कर पा रहा, तो वो सीरियल कीज़ का यूज़ कर सकता है। दे कैन बी स्पेशल डिवाइस, दे कैन यूज स्पेशल डिवाइसेस सच अ सिप, पफ एंड ब्रेथ स्विचेस टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू सीरियल पोर्ट्स। ठीक है, देखो हमारे कंप्यूटर के पीछे हम सबने देखा होगा अलग अलग पोर्ट्स रहते हैं, कुछ पेन ड्राइव के, कोई हमारे ऑक्स केबल के लिए, कोई हमारे क्या कहते हैं स्पीकर के लिए, कोई प्रिंटर के लिए। तो ऑक्स केबल के द्वारा, पोर्ट्स के द्वारा हमारे जो सीरियल कीज़ है ना, ये सीरियल की है यहाँ पर, सीरियल कीज़ में क्या छेद होते हैं जिसके अंदर हम हमारा हवा को फूंक सकते हैं। ये जो फूंकने वाला डिवाइस होगा ये हमारी सीरियल की कहलाएगी। और ये कनेक्ट कैसे होगा कंप्यूटर से? थ्रू पोर्ट्स। ठीक है, हमारा कंप्यूटर समझ लीजिए उसकी पोर्ट के द्वारा ये कनेक्ट हो जाता है। सीरियल कीज़ में क्या करते हैं? फूंक मारते हैं। फूंक मारने से क्या होता है, समझ लो ये एग्जांपल है। रियल जो इसकी वर्किंग है वो डिसेबल लोगों को ज़्यादा पता होगी, लेकिन अगर समझ लो हमने इसको फूंक मारी तो हमारा माउस ऊपर बढ़ा, अगर हमने इसको धीरे फूंक मारी तो वो नीचे बढ़ेगा। अलग अलग फूंक जो हमारी वेरिएशंस हो गए ना फूंक मारने के, उसके हिसाब से ये अलग अलग तरीके से मूव करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ, सिपिंग ऑन द ट्यूब एक्टिविटीज एक्टिवेट्स वन डिवाइस व्हाइल पफिंग ऑन द सेम ट्यूब एक्टिवेट्स अनदर। सिपिंग एंड पफिंग हम सबको पता है, सिपिंग यानी कि स्वॉलो करना, जैसे कि हम अगर सांस अंदर लेंगे
तो कोई एक डिवाइस ऑन हुआ, और अगर हम सांस बाहर फेंकेंगे तो कोई दूसरा डिवाइस ऑन होगा। अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू लॉग ऑन डेस्कटॉप कैन बी यूज्ड टू अप्लाई कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। ठीक है, अगर अपन ऑल सेटिंग्स दबा देंगे तो ये सारे डेस्कटॉप में आ जाएगा। एंड अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू डिफॉल्ट फॉर न्यू यूजर्स। और अब जब भी अगर हम जैसे कि अप्लाई टू ऑल सेटिंग्स दबा देंगे ना, तो जितने भी हमारे डेस्कटॉप में जितने भी यूज़र होंगे, भले 10 यूज़र है तो 10 में हो जाएगा। और अगर हम अप्लाई ऑल सेटिंग टू डिफॉल्ट ऑन कर देंगे तो 10 यूज़र के बाद अब जो दूसरा यूज़र भी अपना अकाउंट बनाएगा ना, उसके अंदर भी सीरियल कीज ऑन रहेगा। सीरियल कीज कुछ नहीं, हार्डवेयर डिवाइस होता है, हमारे कंप्यूटर से अटैच हो जाता है, उसमें फूक मारेंगे तो अलग अलग चीज़ें होती है। ये कौन यूज़ करता है? जिसको कीबोर्ड और माउस यूज़ करना नहीं आता। ठीक है, तो परफॉर्म ये करना है हमको, स्टिकी कीज देखना, साउंड कंसेंट्री, हाई कॉन्ट्रास्ट एंड सीरियल कीज हम देख सकते हैं। ये असेसमेंट है, ये कर लेना, या फिर मैं इसके आंसर्स जो है ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आंसर्स वहाँ से देख लेना। सेकेंड आते हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। ये बहुत लोगों को है ना कन्फ्यूजन होता है। देखो ये जो है ना कंप्यूटर का बेसिक होता है कि नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, लैन वैन हैन पता नहीं क्या क्या अलग अलग आने लग गए हैं आजकल। ये सब क्या होता है एग्जैक्टली, तो एक बार मैं समझा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझ लोगे ना तो ईजिली समझ आ जाएगा। कुछ नहीं होगा कि समझ लो कि हमारी पूरी क्लासरूम है, हमारे क्लास में तो 51 बच्चे हैं, तो 51 बच्चों के कंप्यूटर्स हैं अलग अलग। ठीक है, अब टीचर के पास भी एक कंप्यूटर है, तो ये 51 कंप्यूटर्स हैं, और टीचर के पास एक बड़ा वाला कंप्यूटर है, उनका ये सारे हाँ, तो उनके पास एक बड़ा वाला कंप्यूटर है। अब मैम को सभी बच्चों को एक ही डॉक्यूमेंट पास करना है। ठीक है, अपने कंप्यूटर से सारे बच्चों को एक ही डॉक्यूमेंट को पास करना। ऐसा तो नहीं वो इसमें से कॉपी करेगी, फिर इसमें पेस्ट करेगी, फिर वापस कॉपी, फिर वापस पेस्ट, फिर वापस कॉपी, फिर वापस पेस्ट। ऐसी कंडीशन में नेटवर्किंग जो है ना ये यूज़ में आती है। नेटवर्किंग इस केस में यूज़ करने के लिए आती है। नेटवर्किंग क्या करती है, हमको बहुत फ़ायदा देती है। एक कंप्यूटर से मतलब सारे के सारे डेस्कटॉप में भेजने के लिए नेटवर्किंग यूज़ होती है। हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो 51 कंप्यूटर हैं सबसे पहले तो उनको कनेक्ट कर देंगे थ्रू केबल्स, एंड देन उन सभी को मेन कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे जो है हमारे टीचर का, ताकि वो जो हमको डेटा भेजे वो सारे के सारे पीसीज में ट्रांसफ़र हो जाए। इतना सिंपल होता है नेटवर्किंग। ठीक है, सारे कंप्यूटर में साइमल्टेनियसली कोई डेटा को भेजने के लिए हम सारे के सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं केबल के द्वारा। ये केबल के द्वारा कंप्यूटर को कनेक्ट करना ही नेटवर्किंग कहलाता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कंप्यूटर ही हो। हम चाहें तो देखो, समझ लो ये कंप्यूटर था, ये कंप्यूटर था, ये कंप्यूटर, हमने 3 कंप्यूटर कनेक्ट करे और साथ में हमने एक प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, थोड़ा बहुत स्कैनर भी कनेक्ट कर दिया, और ये प्रिंटर और स्कैनर हमने बाकी कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग सभी चीज़ों में कनेक्ट करना। जैसे कि समझ लो 3 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, और प्रिंटर एक ही है, और प्रिंटर एक ही, अब जैसे कि 3 कंप्यूटर हैं एक ही जगह वो हैं, तो हम तीनों कंप्यूटर्स को एक ही प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि 3 कंप्यूटर है तो 3 ही प्रिंटर होने चाहिए, नहीं, हम नेटवर्किंग के थ्रू, केबल्स के थ्रू तीनों कंप्यूटर को एक ही प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो प्रिंटर क्या हार्डवेयर कंपोनेंट कहलाएगा। इंटर कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। कम्युनिकेशन चैनल्स बोला जाता है जो यानी कि केबल्स या फिर सैटेलाइट्स। केबल्स जो है वो शॉर्ट जगह के लिए केबल्स यूज़ कर सकते हैं, फिर सैटेलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। सैटेलाइट जो है वो रेडिएशन से हमारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देंगी। ठीक है, सैटेलाइट वाला हम आगे अच्छे से और पढ़ेंगे, तो अभी डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। इट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हमारी जो टीचर होगी इस एग्जाम्पल में वो हमारी अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। ठीक है, अच्छे से समझ में आगे डिफाइन, ये इसको एग्जाम में लिख के आ जाना। नेटवर्किंग का अगर पूछा जाए, अगर पूछ ले कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अब इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखेंगे नेटवर्किंग और इंटरनेट के। नेटवर्क्स आर डिजाइन यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। अब नेटवर्क अगर हमारे कंप्यूटर से नेटवर्क बनाना है तो हम किस तरह से बना सकते हैं। पहला तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, सेकंड है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब समझ लो कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है। हमारे जो टीचर हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स जो रहेंगे ना वो पीयर कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो नीचे वाले नीचे सब ऑर्डिनेट होते हैं। टीचर का जो कंप्यूटर है वो मेन कंप्यूटर है, और जो छोटे छोटे कंप्यूटर है वो बच्चों के कंप्यूटर है। अगर मैं इन बच्चों के कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करूँ, कनेक्ट करूँ, तो वो कहलाएगा पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। और अगर मैं इन बच्चों के कंप्यूटर को मेन मैम के कंप्यूटर से कनेक्ट कर दूंगा तो वो कहलाएगा क्लाइंट और सर्व। क्लाइंट ये हम बच्चे कहलाएंगे, सर्वर हमारा जो मेन सर्वर जो सब बच्चों को जानकारी दे रहा है वो कहलाएगा मैम वाला कंप्यूटर।
वापस बता देता हूँ, ये टीचर का मेन कंप्यूटर है बड़ा वाला, ये छोटे छोटे कंप्यूटर है बच्चों के पास, ठीक है। तो जो अगर मैं बच्चों के कंप्यूटर ही आपस में कनेक्ट करूँ तो ये कहलाएगा पीयर टू पीयर, और अगर मैं बच्चों के कंप्यूटर मेन कंप्यूटर जो मैम का था उससे कनेक्ट कर दूँ तो ये कहलाएगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट कौन है, हम छोटे छोटे बच्चे, और सर्वर जो मेन डाटा जो प्रोड्यूस डेटा जो रहता है वो जो देता है डेटा जो शेयर करता है वो वाला पीसी कहलाएगा सर्वर, ठीक है। नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर हैव इक्वल स्टेटस। अब देखो, क्योंकि जब अगर मैं टीचर और बच्चे का कनेक्ट कर देता तो टीचर वाले कंप्यूटर का ज़्यादा बड़ा स्टेटस था, बच्चों का छोटा था, इसलिए जितने भी बच्चे और बच्चों के कंप्यूटर है वो इक्वल स्टेटस के। तो इक्वल स्टेटस वाले कंप्यूटर्स को अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो वो कहलाएगा पीयर टू पीयर नेटवर्क। जनरली उन नेटवर्क्स में क्या होता है, ईच नेटवर्क टर्मिनल हैज़ एन इक्वल कंपोनेंट CPU, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट इसमें यह समझने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर अपन ऊपर भी पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में इतना लिखेंगे कि सेम स्टेटस यानी इक्वल स्टेटस वाले कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करते हैं तो वो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर कहलाएंगे। ये वाला पॉइंट छोड़ दो। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को देखो, तो कंफ्यूज हो जाएंगे इसके कारण। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होगा, नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैज स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, जो मैम वाला कंप्यूटर था उसके पास एक स्पेशल टास्क था, उसको सारे बच्चों को PDF शेयर करनी थी, समझ लो कोई टाइप की, तो वो क्या है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहलाता है। अगर एक बड़ा कंप्यूटर होता है, छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं उसके नीचे, तो वो कहलाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर सबको पता है ना कि कोई किस तरह से वो चीज़ बन रही है। तो नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। द कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर। तो जो प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर हमारा डेटा वो कहलाएगा सर्वर, और जो पा रहे हैं वो कहलाएंगे क्लाइंट्स। टाइप ऑफ नेटवर्क देख लो भाई, लैन और वैन। मेनली तो बहुत सारे होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वर्चुअल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ पढ़ना है छोटे छोटे लैन एंड वैन। लैन होते हैं जो छोटे से एरिया में, जैसे कि मेरा ही कमरा है, मेरे कमरे में 3-4 कंप्यूटर हैं और एक प्रिंटर है, तो मेरे कमरे में समझ लो फॉर एग्जांपल 3 कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है, तो उनको मैं नॉर्मल वायर से कनेक्ट कर दूंगा और वो बन जाएगा मेरा लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर मुझे कनेक्ट करना है मेरे भैया के कंप्यूटर में जो समझ लो बाहर हो, या मैं अपन उज्जैन में बैठे इंदौर में हो कहीं, ठीक है, तो उज्जैन से इंदौर एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, तो वो मैं केबल के द्वारा कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा भाई, इतनी लंबी केबल कौन लाएगा। तो उसके लिए मुझे सैटेलाइट की मदद लेनी पड़ेगी जो आउटर स्पेस में है, वो हमारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगी। तो वो सैटेलाइट यानी कि जो वाइड एरिया, बड़े एरिया में अगर हमको नेटवर्किंग करनी है तो वो कहलाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हमको एक ही कमरे में करनी है तो वो कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्लासरूम में हम क्या करेंगे भाई, सैटेलाइट की जरूरत नहीं, क्लासरूम में हम नॉर्मल केबल से भी सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। A local area network is one which connect computer and devices in a limited geographical area. लिमिटेड एरिया में कनेक्ट करता है, यानी कि होम में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कंप्यूटर की लेबोरेटरी में, ऑफिस बिल्डिंग में, या फिर क्लोजली पोजिशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स में, ठीक है। यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क ऑफर वेरी हाई स्पीड एंड आर यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। मैंने बोला ज़्यादातर ये प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं क्योंकि ये हाई स्पीड प्रोवाइड करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर लेते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क जिसका शॉर्ट फॉर्म है वैन इज वन विच कवर्ड अ ब्रॉड एरिया, यानी बड़ा एरिया कवर करता है। एनी नेटवर्क दैट लिंक अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज। मेट्रोपॉलिटन यानी एक सिटी और दूसरी सिटी, रीजन यानी कि एक रीजन जैसे कि नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन हो गया, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, नॉर्थ और साउथ। और अगला क्या था, नेशनल बाउंड्रीज। नेशनल बाउंड्री यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी अगर भेजना हो तो भी हमारा वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करा जा सकता है। द इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर वैन। हमारा इंटरनेट जो हम सभी को कनेक्ट करता है, अभी आने ही वाला इंटरनेट, ठीक है। सबको लगता है भाई इंटरनेट क्या है, मेन है, अभी रुको मेरे जब आएगा तब बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एकदम कोई टॉपिक आता है तो वो पूरा कर देते हैं, इसलिए इंटरनेट आने वाला है तो अभी आगे देखेंगे। द मोस्ट पॉपुलर वैन एंड इट इज़ यूज बाय बिजनेसेस, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, आर्टिस्ट, एंटरटेनर्स एंड मैनी अदर्स। फाइनली अब इंटरनेट पर आते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल suite to serve billions of users worldwide। इसको समझने के लिए ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूँ। समझ लो ये एक मेरा छोटा सा कमरा है, यहाँ मैंने मेरे कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर्स और एक प्रिंटर का नेटवर्क बनाया। ये दूसरा कमरा किसी कोई दूसरे जने का,
उसने 3 कंप्यूटर और एक प्रिंटर के साथ अपना नेटवर्क बनाया। ये कोई तीसरा कमरा होगा कोई से देश में, उसमें 2 कंप्यूटर और एक प्रिंटर, ऐसे ऐसे अलग अलग नेटवर्क्स बने हुए हैं। इन तीनों को ही कनेक्ट करने वाला नेटवर्क, इन तीनों को भी आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ लो ये 1 नेटवर्क, ये 2nd नेटवर्क, ये 3rd नेटवर्क, इन तीनों को भी अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो वो कहलाएगा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये 3 नेटवर्क थे, इन तीनों को मैंने कलेक्ट कर दिया तो ये कहलाएगा नेटवर्क ऑफ, ये नेटवर्क मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहलाएगा। ठीक है, अगर हम ये 3 नेटवर्क पहले से ही थे क्योंकि यहाँ पे पहले इंटरकनेक्शन हो रहा था आपस में, ठीक है, उन तीनों को भी मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया तो वो कहलाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और ये आपस में कनेक्ट करना ही इंटरनेट करता है, ये अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है और ठीक है, और इसी मदद से वो अपनी जानकारी को इधर से उधर भेज पाता है। ये लिखा होगा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स अगली लाइन में देखना। और हाँ, इसी के साथ वो इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट भी फॉलो करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि वो इंटरनेट कभी भी किसी की पर्सनल जानकारी नहीं ले सकता। प्रोटोकॉल यानी कि रूल्स होते हैं उसके बहुत सारे, ठीक है, जैसे कि किसी की जानकारी नहीं लेना, एक दूसरे को शेयर नहीं करना, पासवर्ड्स का इधर उधर लिंक नहीं भेजना, ठीक है। तो ये इंटरनेट फॉलो करता है ये सारे रूल्स को। तो इंटरनेट क्या है? ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स that use the standard internet protocol suite to serve billions of users worldwide. It is a network of networks. जो भी बोला था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो डिफाइन में लिखना है तुमको। It consists of millions of private, public, academic, business and government networks. अब ये जो मैंने अलग अलग कमरे बनाए थे ना, समझ लो कोई था बिजनेस वाला, किसी का प्राइवेट था, कोई गवर्नमेंट था, ये तीनों ही नेटवर्क कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के द्वारा। भले जरूरी नहीं कि उसको नहीं पता कि भाई ये कोई पब्लिक नेटवर्क है, उसको नहीं पता ये कोई गवर्नमेंट का नेटवर्क है, उसको नहीं पता कि कोई बिजनेस का है, वो तो भाई इंटरनेट का काम है सभी नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। ये बहुत ही, ये जो टर्म्स होती है ना, ये बेसिक्स होती है सारे आईटी की, तो ये ना अच्छे से समझ लेना। Internet is one of the most useful technologies of modern time, which help us in our everyday life, personal and professional life. ठीक है, इंटरनेट इज़ वाइडली यूज बाय स्टूडेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, साइंटिस्ट, प्रोफेशनल्स टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च एंड जनरल इंफॉर्मेशन। बिजनेस यूज द इंटरनेट टू एक्सेस कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस सच एज फाइनेंशियल डेटाबेस। इसमें ये लिखा हुआ है बच्चे यूज़ करते हैं इंटरनेट ताकि किस वजह के लिए? ताकि वो कर सकें, गैदर इन्फॉर्मेशन कर सकें। हाँ, बस इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चे यूज़ करते हैं। और भी अलग अलग बिजनेसमैन यूज़ करते हैं ताकि वो फाइनेंशियल डेटाबेस यानी कि उनकी कंपनी भाई क्या कर रही, लॉस प्रॉफिट, उसकी एक जगह सारा डेटा रख सकें। द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट इंसाइक्लोपीडिया फॉर ऑल द एज ग्रुप। सभी लोग, सारे एज के ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एजुकेशन, यानी कि कोई या फिर कोई मिडिल एज का इंसान है वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बूढ़े लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट हेल्प इन मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड एंड रिलेटिव्स who live across different locations via internet chatting systems and email software। हमारा जो इंटरनेट है वो अलग अलग जगह इंटरनेट जो क्या करता है, वो हमको हमारे दूर बैठे लोगों से भी बात करने के लिए हेल्प करता है। हम चैटिंग यूज़ कर सकते हैं, ईमेल सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ ऑल्सो बिकमिंग मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, हमको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेट अगर समझ लो एक जन को यहाँ पर बैठा है इंडिया में और हमको लानी है जानकारी, फॉर एग्जांपल कहाँ से लेकर आए जानकारी, अमेरिका से। यहाँ कोई इंडिया में कंप्यूटर है, उसको जानकारी चाहिए अमेरिका से, अब वो डायरेक्टली तो यहाँ पर नहीं भेज सकता। तो समझ लो अमेरिका और इंडिया के बीच में जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स आ रहे थे, ना, तो अमेरिका वाला कंप्यूटर पहले देगा जानकारी इसको, फिर एक कंप्यूटर से दूसरे, फिर इससे कंप्यूटर से ये, इस तरह से हमारी जानकारी होती है ट्रैवल। अब आप सोच रहे हो कि इतने सारे कंप्यूटर से हमारी जानकारी इधर से उधर जाती है तो कितना टाइम लगता होगा? नहीं, ये होता है मिली सेकेंड्स के अंदर। सोचो इतना फास्ट है हमारा इंटरनेट। ठीक है, तो हमको अगर इंडिया से अमेरिका में से कोई जानकारी लानी है इंडिया में, तो अमेरिका का सिग्नल कैसे इधर से इधर आएगा? बहुत सारे बीच में कंप्यूटर्स का यूटिलाइजेशन होगा। अगर आपके आसपास भी कोई कंप्यूटर है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन है, वो भी यूज़ हो रहा होगा अपना कोई इंसान को उसका डेटा देने के लिए। ये जो डेटा है ना, ये छोटे छोटे पैकेट्स में आता है, ये इंडिया वाला, ये अमेरिका। ये जो डेटा है ना, समझ लो इतना बड़ा डेटा था, उसने उसको 4 पैकेट्स में तोड़ा। ठीक है, 4 पैकेट्स में इसलिए तोड़ा ताकि ईजिली वो जा सके। ठीक है, तो ये जो पैकेट है ना, ये पहुंचे, ठीक है, इधर उधर से पहुंचे पैकेट, और ये फाइनली तभी असेंबल होंगे जब उसकी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। फिर ये पैकेट वापस से 4 असेंबल
हुए और एक वापस से इन्फॉर्मेशन बन गई। इन्फॉर्मेशन को पैकेट में क्यों तोड़ते हैं? ताकि इजीली छोटे, अब बड़ा कोई बर्तन लेकर जाओगे तो इजीली नहीं होगा ना, छोटे छोटे यूटेंसिल को इजीली कैरी कर लेगा, ठीक है। और हाँ, पैकेट क्या करेंगे, यहाँ से तो डिसेंबल हो जाएंगे लेकिन यहाँ वापस से रीअसेंबल तभी होंगे जब वो अपनी लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। वर्ल्ड वाइड वेब WWW ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब abbreviated as WWW और W3 commonly known as the web is a system of interlinked hypertext document accessed via the internet। ये जो भाषा होती है आईटी की बुक्स की, इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड विया द इंटरनेट, ये जो होती हैं इसको देख के बच्चे एकदम घबरा जाते हैं। विद अ वेब ब्राउजर वन कैन व्यू वेब पेजेस दैट मे कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर मल्टीमीडिया एंड नेविगेट बिटवीन देम विया हाइपरलिंक्स। तो इतना सब समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन एक जो लाइन थी इसकी, इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड विया द इंटरनेट, ये मैंने जो अभी बताया ना पैकेट वाला, ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है इन लोगों ने। जो इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि भाई कहाँ इधर से उधर डेटा को भेजना है, उन लोगों ने पहले तो एक लाइन में लिखा होगा, शायद आगे कोई थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये जो उसको एकदम शॉर्ट समरी दे देते हैं। अब इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट यानी कि आपस में लिंक करे हुए हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड विया द इंटरनेट। अब ये देखो समझ लो, ये अमेरिका से जब मैंने इंडिया में डेटा भेजा तो ये कैसे गया, उसने अलग अलग कंप्यूटर्स को इंटरलिंक करा था, ठीक है। तो ये इंटरलिंकिंग क्यों करी? डॉक्यूमेंट के ट्रांसफ़र के लिए। और ये इंटरलिंकिंग किसके द्वारा हो पाई? विया द इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा ये इंटरलिंकिंग संभव हो पाई। और ये इंटरलिंकिंग जैसे संभव हुई तो हमारा जो डेटा था वो इधर से उधर ट्रांसफ़र हो पाया। और ये डेटा हमारा जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो हम इस डेटा को देखेंगे कैसे? इस डेटा को हम देखेंगे एक वेब ब्राउज़र का यूज़ करके। वेब ब्राउज़र सबको पता है, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, भगवान जाने कितने आ गए आजकल। तो देखिए यूसी ब्राउज़र भी आया था कोई चाइना का जो बैन हो गया। वन कैन व्यू वेब पेजेस दैट मे कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर मल्टीमीडिया। तो ये जो जानकारी वो जरूरी नहीं टेक्स्ट में ही हो, वो जानकारी इमेजेस भी हो सकती है, वीडियो भी आ सकती है, मल्टीमीडिया, अलग अलग मल्टीमीडिया नहीं अलग अलग फॉर्म्स में आ सकती है। और वो आदमी उस इन्फॉर्मेशन को देख सकता है, ठीक है। और ये किसके हेल्प से देखेगा? वेब ब्राउज़र की हेल्प से। और अलग अलग वेब पेजेस में जा सकता है हाइपरलिंक्स के द्वारा। हाइपरलिंक्स क्या होती है? हाइपरलिंक ऐसी लिंक होती है जिनको टैप करते से हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक वेब पेज है, यहाँ पे कोई हाइपरलिंक है, जैसे मैं उसको टैप करूंगा तो मैं कोई दूसरे पेज में आ जाऊंगा, उसमें भी कोई हाइपरलिंक हो, उसको मैं टैप करूंगा तो कोई तीसरे पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है हाइपरलिंक्स। इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स रिफर्ड टू एज वेब पेजेस एंड रिट्राइव्ड बाय यूजिंग अ वेब ब्राउजर सच एज फायरफॉक्स, ठीक है। तो जो भी जैसे कि ये वेब पेज है, हमने अमेजोन का देखा, उसमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ कोई अमेजोन का लोगो लगा रहता है, यहाँ सर्च बार होता है, यहाँ पे कोई अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे होते हैं। तो ये एक वेब पेज कहलाता है। ये वेब पेज की जानकारी किसके पास होती है? सर्वर के पास होती है। सर्वर ये जानकारी को स्टोर करके रखता है और एक तभी देता है जब हम उसको सर्च करेंगे। जैसे हम गूगल पे अमेजोन सर्च करके अमेजोन के लिंक को खोलेंगे तब भी हमको ये सर्वर अमेजोन के वेब पेज की जानकारी देगा। और जैसे ये जानकारी देगा हमारा अमेजोन का वेब पेज खुल जाएगा। अमेजोन के वेब पेज को खोलने के लिए हमको चाहिए रहेगा एक यहाँ तो कोई वेब ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, क्रोम ले लो, माइक्रोसॉफ्ट एज ले लो, फायरफॉक्स ले लो, ओपेरा ले लो, ठीक है। अब वेब ब्राउज़र अब क्या होता है? वेब ब्राउज़र की डिफाइन लिखी, 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। अब वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। अब वेब ब्राउज़र क्या करता है? एक ऐसी वेबसाइट होता है, वेबसाइट को व्यू करने में काम आता है। अब हमको कोई वेबसाइट देखनी है जैसे कि अमेज़ॉन, उसको हमको देखना है तो क्या ये एक वेबसाइट है और ये यूज़र है, तो ये यूज़र और वेबसाइट के बीच में आता है हमारा ब्राउज़र। ये हमारी वेबसाइट थी ऊपर, ये हम नीचे हैं यूज़र, तो हम दोनों के बीच में आएगा ब्राउज़र जो हमको इसको देखने में हेल्प करेगा। A web browser is a software used to view website and act as an interface between user and world wide web। वर्ल्ड वाइड वेब वही है जो हमारे वेब पेजेस हैं, ठीक है। जो मैंने बोला वही लिखा रहता है भाई इंग्लिश में। अब इतना तो समझ में आ जाता होगा क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही यहाँ लिखा है, तो ये आप लोगों को डिफाइन में लिखना है। अ वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर वेबसाइट एंड दियर रिलेटेड फाइल फॉर व्यूइंग ऑन द इंटरनेट। अब वेब सर्वर क्या होता है? जो जानकारी स्टोर करके रखता है वेबसाइट्स की। अब अमेजोन की मैंने लिंक खोली तो अमेजोन का लोगो आया, यहाँ सर्च आया, यहाँ पे अलग अलग क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो ये सारी जानकारी कौन स्टोर करके रखता है? वेब सर्वर स्टोर करके रखता है। और जैसी वेबसाइट खोलेंगे वेब सर्वर से जानकारी निकलेगी, हमको कंप्यूटर में दिखने लगेगा। अब एडवांटेजेस क्या है भाई नेटवर्किंग के?
डेटा शेयर करने के काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है नेटवर्किंग का भाई, कि वो डेटा शेयर करने के हमको काम आता है। फाइल ट्रांसफ़र क्या करता है, हमको टेक्स्ट फाइल भेजने में, स्प्रेडशीट भेजने में, डॉक्यूमेंट भेजने में, प्रेजेंटेशन भेजने में, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल एक्सेट्रा, हम सब कुछ फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम डेटा भेज सकते हैं, हम फाइल भी भेज सकते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग, अब हार्डवेयर को भी इधर उधर कंपोनेंट जैसे कि प्रिंटर, हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब है जैसे कि 3 कंप्यूटर हैं, अब 3 कंप्यूटर के लिए 3 प्रिंटर नहीं लेंगे, हम एक ही प्रिंटर को तीनों कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे। तो ये कनेक्शन किसके द्वारा हो पाता है, नेटवर्किंग के। मैंने अभी हाल ही बताया था, क्या बोला था मैंने, कौन से वाले में, आई थिंक सो हम जब नॉर्मल लैन वाला नेटवर्किंग देख रहे थे उसमें मैंने बताया था अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे कि प्रिंटर और स्कैनर एक्सेट्रा को कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर हम 10 प्रिंटर को खरीदने की जगह हम एक ही प्रिंटर को 10 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे पैसे बच जाएंगे। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, यू कैन परचेज अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन एंड शेयर इट अमंग अदर कंप्यूटर इन नेटवर्क इंस्टेड ऑफ परचेजिंग मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस। ठीक है, अब जैसे कि तुम्हारे घर में 3 मोबाइल है, एक में इंटरनेट है, इसका हॉटस्पॉट ऑन करो और इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। ठीक है, इसके द्वारा हम इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। हॉटस्पॉट जो है ना, उसमें भले हमने कोई तार वार यूज़ नहीं करी, पर हम वायरलेसली मोबाइल्स को कनेक्ट तो करा ना, हमने हॉटस्पॉट और वाईफाई का यूज़ करके 2 मोबाइल्स को कनेक्ट करा। कनेक्शन यानी कि नेटवर्किंग, जहाँ दिख जाए 2 चीज़ों को कनेक्ट करा यानी कि नेटवर्क बनाया। ठीक है, दिस इज़ वेरी कॉमनली फाउंड इन द इंटरनेट कैफ़े। इंटरनेट कैफ़े में क्या होता है, एक राउटर लगा रहता है, सारे कंप्यूटर उससे कनेक्टेड रहते हैं, भाई इंटरनेट चलाओ जितना चलाना है। ठीक है, इंटरनेट कैफ़े क्या होते हैं, ब्राउजिंग सेंटर्स होते हैं। स्कूल में भी देखा जाता है, कॉलेज में, भाई हमारे स्कूल में भी लगा दे तो अच्छा रहेगा, बट छोड़िए। यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस, अब नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन यानी कि वेब ब्राउजर्स का यूज़ करने के लिए हमारा इंटरनेट या फिर नेटवर्क काम में आता है। ईमेल क्लाइंट्स, चैट एप्लीकेशन, ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग करने के लिए भी 2 डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, चैटिंग करने के लिए भी 2 डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो इन सभी में कनेक्शन के लिए, अब देखो जहाँ वर्ड दिख जाए कनेक्शन, मैंने क्या बोला, वहाँ पे नेटवर्किंग है। तो हर चीज़ को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क काम आता है। जब हमको चैट करना होता है तो भी हमको 2 मोबाइल्स को कनेक्ट करना रहेगा, 2 मोबाइल्स को कनेक्ट करने के लिए वापस से हमारा नेटवर्क यूज़ होता है। गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट, भाई हमने इतनी तारीफ कर दी, इंटरनेट हमको ये काम में आता है भाई, अब हम यूज़ कैसे करें इंटरनेट, भाई कैसे यूज़ कर सकते हैं। टू यूज़ इंटरनेट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। अब सबको पता है भाई इंटरनेट यूज़ करना है, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए पड़ता है। अब इंटरनेट कनेक्शन कौन देता है, इंटरनेट कनेक्शन आर प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमको जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और कोई नहीं, यही है एयरटेल, हमारा जियो, BSNL, भगवान जाने और कौन सी, पहले आइडिया आता था। ठीक है, और हमारा जियो बता दिया ना। हाँ, तो जितना भी ना जियो, एयरटेल और हमारा वी, ये सारे ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये हमको इंटरनेट कनेक्शन देते हैं और इसके द्वारा अगर हम इनके परचेस करेंगे प्लान्स तो हमको दे देगा। सच एस भारत सरकार निगम लिमिटेड यानी BSNL भी हमको, और एयरटेल लिखा हुआ है, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, पुरानी NCERT बहुत पुरानी है, इसके कारण टाटा डोकोमो जो कब का बंद हो चुका है, अभी तक दिया हुआ है। आगे हम देखेंगे गूगल टॉक, वो भी कब का रिप्लेस हो गया हैंगआउट से, बट फिर भी अब दिया हुआ है गूगल टॉक तो हमको करना पड़ेगा। इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ISP, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमको देता है एक्सेस इंटरनेट यूज़ करने का विया अ डायल अप, यानी कि एक मॉडेम को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली हार्ड वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। देखो 3 हमको पढ़ने, मेनली मॉडेम को, डायरेक्ट और वायरलेस। ठीक है, हम तारों का यूज़ करके इंटरनेट ले सकते हैं, वायरलेसली ले सकते हैं, और मॉडेम का यूज़ कर सकते हैं। मॉडेम जो होता है ना, आई थिंक सो आगे आने वाला ना मॉडेम, तो अभी क्यों बताना। ठीक है, आगे का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जब तक। Choosing connectivity depends on the availability of a particular technology, speed and connection type in your area। अब आपको जिस तरीके का यूज़ करना है ना, आपको जिस तरीके की कनेक्शन चाहिए वो तो आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, कि मोबाइल के लिए चाहिए कि बड़े बड़े कंप्यूटर्स के लिए चाहिए, आपको कैसी स्पीड चाहिए, आपको तेज़ स्पीड चाहिए कि स्लो स्पीड चाहिए। आपके एरिया में आपको भी बहुत सारे कंडीशंस आपके अकॉर्डिंग आप इंटरनेट सर्विस को ले सकते हो। यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस यूजर्स, होम यूजर्स यूज़ कनेक्टिविटी टाइप है सच एस DSL या फिर केबल मॉडेम या फिर डायल अप या फिर ब्रॉड वायरलेस, 5X और 3G। बाप रे बाप इतनी सारी। अब देखो जो स्मॉल या फिर मीडियम लोग होते हैं ना, वो कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, DSL, केबल मॉडल, डायल अप, ब्रॉडबैंड वायरलेस,
वाईएमएक्स या फिर 3G सर्विसेज, याद है ना, थर्ड जनरेशन 3G डेटा आता था हमारे यहाँ, वो वाला। और अगर जो लार्ज मीडियम या फिर लार्ज जो कंपनीज होती है जिनको ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होती है, ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत होती है, तो वो कौन सी यूज़ कर सकते हैं, DSL, यानी वो भी हाई स्पीड DSL या फिर ISDN। कोई भी मत डरो, ये सारे के सारे हमको डिस्कस करने रहेंगे। ये देखो सारे के सारे आएंगे, डायल अप कनेक्शन, DSL, सारे एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड आए, इनको देख के मत डरो। इतना याद रख लो कि यूजुअली स्मॉल और मीडियम वाले लोग कौन कौन सा यूज़ करेंगे, और हाई स्पीड मतलब मीडियम और लार्ज वाले लोग कौन कौन सा यूज़ करते हैं इंटरनेट कनेक्शन। मॉडेम से शुरुआत करें, चलो। अ मॉडेम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल इनटू अ फॉर्म analog signals that can travel over phone lines. It can reconvert the analog signal back into digital signals. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोडेम कैसे फंक्शन करता है। एक बार समझ आ गया ना, मैं तो समझा दूंगा, आ ही जाएगा, बट एक बार समझ जाओ ना तो भूलना मत। समझ लो ये मोडेम है। ये वाला काला पेन बंद कर देता हूँ कि इसके कारण वो ब्लैक स्पॉट आ रहा है हमारा लेज़र पॉइंटर पेन में भी। हाँ, ये मोडेम है। आप समझ लीजिए मोडेम यहाँ से कनेक्टेड है कंप्यूटर से, ठीक है, और ये बाहर कनेक्टेड है इंटरनेट से, ठीक है। ये इंटरनेट से, इसके दो तारें होती हैं मेनली, ये वाली एक तार, ये दूसरी तार। अब जैसे कि मैंने कंप्यूटर से सिलेक्ट करा गूगल, और गूगल पे मैं गया अमेज़ॉन पर, ठीक है, मैं अमेज़ॉन वेबसाइट पे गया। अब मेरे को अमेज़ॉन चाहिए, ठीक है, तो अमेज़ॉन वेबसाइट को खोलना है। तो ये जो सिग्नल है ये मोडेम में जाएंगे, मोडेम उनको ये जो डिजिटल सिग्नल्स आएंगे उनको ये एनालॉग सिग्नल्स में बदल देगा, और फिर ये जो डिजिटल सिग्नल है इनको एनालॉग सिग्नल में बेचकर, अब एनालॉग सिग्नल में क्यों बेचता था, क्योंकि ये जो केबल होती है ना इंटरनेट से जो कनेक्ट करती है, ये सिर्फ एनालॉग सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकती है। जब मैंने गूगल पे अमेज़ॉन क्लिक करा, एंटर करा, तो ये डिजिटल सिग्नल था, लेकिन मोडेम जो इन्हें एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके इंटरनेट के पास भेज देगा, ठीक है। फिर ये इंटरनेट ने अब देखा कि अच्छा तुमको अमेज़ॉन की वेबसाइट खोलनी है, तो ये इंटरनेट हमको अमेज़ॉन की वेबसाइट का डेटा ला कर देगा इस तरफ से। तो ये जो मॉडेम रहेगा, ये जो मैं ना एक बार बना ही देता हूँ क्योंकि ना 10 बार मिट रहा है, मेरा दिमाग खराब हो जाए। हाँ, ये हमारा मॉडेम है, यहाँ इंटरनेट है, और यहाँ हमारा कंप्यूटर है। हमने क्या सर्च करा था कि हमको चाहिए था अमेज़ॉन हमारा। हाँ, अब मैं समझा सकता हूँ। हमने कंप्यूटर से फिर ये बनने ही देना, पहले ही कितने 50 मिनट की वीडियो हो गई है, फिर भी अब बड़ा है IT, समझना तो पड़ेगा। 50 नहीं 55 हो गई है। हमने कंप्यूटर से अमेज़ॉन खोलना है, तो हमने मॉडेम से सिग्नल भेजे डिजिटल सिग्नल्स को समझ लो। डिजिटल में ना ऐसे जिगजैग से ड्रॉ कर रहा हूँ, और एनालॉग में स्ट्रेट लाइन पर आ रहा हूँ। फिर एनालॉग सिग्नल का इंटरनेट के पास, इंटरनेट से वापस उन्होंने एनालॉग सिग्नल भेजे मॉडेम के पास, और एनालॉग ने फिर उसको डिजिटल सिग्नल में भेजा हमारे कंप्यूटर के पास, और हमारा अमेज़ॉन खुल गया। कंप्यूटर को खोलना था अमेज़ॉन, मॉडेम ने उसको इंटरनेट को दिया, इंटरनेट ने हमको अमेज़ॉन की वेबसाइट की जानकारी दी जो हमने हमारे कंप्यूटर में खोल ली। तो मॉडेम का नाम कैसे पड़ा, जब हम डिजिटल को एनालॉग में बदलते हैं ना, डिजिटल वालों को जब हमने एनालॉग में बदला तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, या फिर मॉड्यूलेटर का काम करता है। और फिर जब हम डिजिटल को वापस एनालॉग को वापस डिजिटल में भेजा तो उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन, या फिर डीमॉड्यूलेटर का वो काम करता है। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का, तो MO और DEM से नाम बन गया इसका मॉडेम। आई होप ये समझ आ गया। थोड़ा सा टफ है बट समझने की कोशिश करना। ये लिखा होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं। मोडेम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल इनटू अ फॉर्म एनालॉग सिग्नल्स दैट कैन ट्रेवल, यानी कि फोन लाइंस के द्वारा भी ट्रेवल कर सकता है, फिर वो रिकन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल को वापस से डिजिटल सिग्नल में। भाई मैंने जो हिंदी में समझाया ना वही यहाँ इंग्लिश में लिखा है, तो कि डिफाइन अच्छे से याद हो जाए आप लोगों को। द वर्ड मॉडेम कहाँ से डिराइव हुआ, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। भाई जो मैंने यहाँ समझाया था ना सभी यहाँ लिखा हुआ है। अब टाइप ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी, अब मैंने बताया था कौन कौन से कनेक्टिविटी हमारी कॉमन है, डायल अप, DSL, केबल इंटरनेट, 3G, वाईमैक्स, वाईफाई, सॉरी ये 3 है वायरलेस कनेक्टिविटी, ये तो है 3, सॉरी ये जो 3 है ये वायर्ड कनेक्टिविटी है। अब इन 6 को हमको डिस्कस करना है एक एक करके, तो चलो बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं, क्योंकि 6 से 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली 3 मार्क का पूछ लेंगे। व्हाट आर द वायर टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी, और इन तीनों को डिस्क्राइब कर दो, या फिर वायरलेस वाले का भी तीनों का डिस्क्राइब करने का पूछा जा सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल फॉर टुडे। इट कैन बी वाइडली कैटेगराइज्ड इनटू वायर्ड एंड वायरलेस। मैंने बता दिया, जब वायर से कनेक्शन मिल रहा है तो वायर्ड, और जब हमको वायरलेस कनेक्टिविटी मिल रही है, भाई वायर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो वो हो जाएगी वायरलेस एक्सेस।
फॉलोइंग टेबल इज अ समरी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी कैटेगराइज्ड इनटू वायर्ड एंड वायरलेस। ठीक है, ये हमको दी हुई है टेबल। सम ऑफ कॉमनली यूज्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी आर, ठीक है, डायल अप से शुरुआत करते हैं। डायल अप इज एन Dial-up internet access is a form of internet access that uses the facilities of the public switched telephone network यानी PSTN। पूछा जा सकता है फुल फॉर्म PSTN का, यानी कि पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब हम सबने देखा है कि हमारे ना टेलीफोन की लाइन्स आती थी, तो ये जो टेलीफोन लाइन्स होती है ना, ये इस तरह से कॉइल्ड होती हैं। हमारे टेलीफोन है ये, और ये हमारा टेलीफोन अंदर वाला, ये बाहर का कॉइल, और ये जो रहता है इसके पीछे आप सभी ने एक तार देखी होगी जो एक बॉक्स से अटैच्ड होती है इस तरह के। ये बॉक्स जो रहता है ना, सारे के सारे घरों को कनेक्ट कर देता है आपस में। तो ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, ये इन्हीं टेलीफोन लाइन्स का यूज़ करके डायल अप से हमको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। समझ लो, ये एक घर है हमारा, वन हाउस, ये सेकेंड हाउस, इन दोनों में हमारे टेलीफोन है और ये हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हमको इंटरनेट देता है। तो ये जो है ना टेलीफोन लाइन है, ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं। टेलीफोन लाइन है, ये सारी जगह आपस में कनेक्टेड रहेंगी, कहीं ना कहीं जुआरी होंगी। तो ये जो इंटरनेट है, अगर मैं इन टेलीफोन लाइनों के द्वारा आपको दे रहा हूँ तो वो कहला जाएगा डायल अप। तो ISP यानी कि जो टेलीफोन लाइन्स के द्वारा हमको जब इंटरनेट पहुँचाते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडेम, मॉडेम भी इन्हीं टेलीफोन लाइन्स का यूज़ करती है। यूजर्स डायल अ पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइडेड बाय द ISP एंड गेन एक्सेस टू द इंटरनेट। हम सभी ने देखा, हमने मोबाइल में एक पर्टिकुलर नंबर डालते थे विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रैच कोड, और हमारे फ़ोन्स में इंटरनेट कनेक्शन आ जाता था, तो वो तभी वो डायल अप इंटरनेट कनेक्शन होता है। डायल अप कनेक्शन मैंने बताते हैं एक्सट्रीमली स्लो, बट ये हम सभी ने फेस करा है भाई। वो जो डेटा आता था वो इतना स्लो आता था, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हाई स्पीड कनेक्शन सच एस DSL और केबल मॉडेम, जब हम बाद में और टेक्नोलॉजी विकसित हुई, हम सभी ने, भाई वो फ़ोन के डेटा कोई भी यूज़ नहीं करता, हम सभी यहाँ तो नॉर्मल हमारे प्लान्स जो आते हैं जियो के अलग अलग आते हैं ना, 159 में जो GB आती हैं, या फिर लोग राउटर्स लगा लेते हैं। राउटर भी आएगा, अभी वाईफाई है ना, राउटर आने वाला है। DSL देखते हैं भाई, एक एक करके चल रहे। डायल अप आई होप सो समझ में आ गया होगा, वो जो टेलीफोन लाइन का यूज़ करके अगर हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कहलाएगा डायल अप। अब DSL पर आते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है DSL का फुल फॉर्म, प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। अब अपन देखेंगे कि भाई हमने ऊपर भी देखा कि टेलीफोन नेटवर्क से हम डेटा भेज रहे थे, और DSL पे भी भाई हमने टेलीफोन नेटवर्क से भेजा है। लेकिन भाई ये क्या पागलपन है, दोनों एक ही चीज़ है? नहीं, DSL में बस, हाँ वैसे सॉरी, एक ही चीज़ है दोनों, बस डायल अप जो होती है वो छोटे एरिया में होती है और स्लो होती है, और पर जो हमारा DSL होता है वो बड़े एरिया में होता है और फास्ट होता है। ये भी टेलीफोन लाइन्स का यूज़ करके डेटा देता है DSL भी, लेकिन डायल अप जो देता था वो स्लो देता था, और उसका जो एरिया था वो भी छोटा था, लेकिन DSL का एरिया भी बड़ा होता है और उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। DSL सर्विसेज डिलीवर्ड अलॉन्ग विथ वायर्ड टेलीफोन सर्विसेज ऑन द सेम टेलीफोन लाइन ऑन द कस्टमर प्रीमाइसेस। अ DSL फिल्टर रिमूव्स द हाई फ्रीक्वेंसी इंटरफेस enabling simultaneous use of the telephone and data transmission। हमारा जो डेटा हम जब यूज़ करते हैं ना, तो ये इस तरह से आता है कि हम टेलीफोन भी यूज़ कर सकते हैं और हमारा डेटा भी आ सकता है। अगर आपको DSL कम्युनिकेशन चाहिए तो आपको DSL मॉडेम चाहिए पड़ेगा एंड अ सब्सक्रिप्शन, और उसका प्लान हमको ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं केबल इंटरनेट एक्सेस। हम देख रहे थे देर से केबल केबल केबल, तो ये क्या होती है केबल इंटरनेट एक्सेस? Cable internet access is a form of broadband internet access that uses the cable television infrastructure। अब भाई आधे जनों को तो ना यहीं से समझ आ गया होगा। हम सभी ने देखा हमारे घरों के बाहर बड़े बड़े पोल्स होते हैं जिससे हमारी केबल्स के वायर इंटरकनेक्ट रहते हैं। अब अगर हम टेलीफोन वायर का यूज़ कर रहे हैं तो वो हो जाएगा डायल अप या फिर हमारा DSL, और अगर हम जो ये पोल वाले टीवी के वायर का यूज़ कर रहे हैं ना, टेलीविजन वायर, तो वो हो जाएगा केबल इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, पहले दो केसेस में हमने देख लिया टेलीफोन, अब आखिर वाले में हम देखेंगे टीवी के वायर। तीनों में हमको अलग अलग वायर यूज़ करने थे। पहले दो केसेस में हमने टेलीफोन वायर यूज़ कर लिया, आखिरी वाले में हम टीवी के वायर को यूज़ करते हैं। Cable internet access is a form of broadband internet access that uses the cable television infrastructure. Cable internet access is provided through existing cable TV networks. This is similar to DSL that is provided over existing telephone lines. ठीक है, पूरा DSL की तरह ही डेटा ट्रांसफर होता है। जो बट DSL में क्या फ़र्क है, वो टेलीफोन लाइन में भेजता है, और केबल इंटरनेट के एक्सेस हमको टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर से नेटवर्क प्रोवाइड करता है। 3G हम सभी इस दौर से गुजरे हैं, अभी तो 5G आ रहा है, हाँ 5G आ चुका है लगभग।
3G, short for third generation, is a set of standards used for mobile devices and mobile telecommunication. टेलीकम्युनिकेशन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन आता है। टेली यानी कि क्या कहते हैं, टेलीफोन्स एंड कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेट करना, यानी कि फ़ोन कॉल्स करना, यानी वीडियो कॉल्स करना। वीडियो कॉल तो भाई 3G से नहीं होगा, फ़ोन कॉल ही कर सकते हैं। हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, HSTPA नया फुल फॉर्म, हाई स्पीड डाउनलोड पैकेट एक्सेस। ठीक है, हाई स्पीड डाउनलोड पैकेट एक्सेस होता है HSTPA। इस 3G मोबाइल टेलीफोनी कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल दैट अलाउ हायर डेटा ट्रांसफर स्पीड एंड कैपेसिटी। भाई उस ज़माने के हिसाब से 3G में हायर डेटा ट्रांसफरिंग कैपेसिटी थी। उस समय हम यूट्यूब की वीडियोस भी देख पाते थे, लेकिन भले एक देख के सारा डेटा उड़ जाता था, बट हम देख तो पाते थे, बट कैपेसिटी तो थी। इट सपोर्ट फॉर 3G। If support for 3G is available on your mobile phone, you can subscribe to the 3G connectivity with your ISP। अगर हमको हमारे फ़ोन में 3G चलता है तो हम जाएंगे, भाई हमको जितने रुपए का बैलेंस डलवाना उसको सब्सक्राइब करो उस प्लान को। सब्सक्राइब से आता है मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो टू द 3G कनेक्टिविटी विथ योर ISP इन ऑर्डर टू गेट हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन ऑन योर फोन। ठीक है, उस चैनल मेरे दिमाग में चैनल आ रहा है, छोड़ो उसको। वाईमैक्स पे देखो, वाईमैक्स के पहले तुम वाईफाई देख लो, क्योंकि वाईफाई का बड़ा वाला वर्जन ही वाईमैक्स कहलाता है। वाईफाई से मतलब छोटे एरिया में हम वाईफाई ट्रांसफर कर रहे हैं, और वाईमैक्स यानी कि हम बड़े एरिया में जब वाईफाई होता है उसको वाईमैक्स कहलाता है। वाईफाई इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउस एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर और मोबाइल फोन टू एक्सचेंज डेटा वायरलेसली ओवर अ नेटवर्क। वाईफाई हमको क्या काम आता है, हम 2-3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम हमारा जो डेटा है उसको शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट डेटा जो है इसको शेयर कर सकते हैं ओवर अ नेटवर्क। हम 2 मोबाइल्स को कनेक्ट करेंगे, एक का हॉटस्पॉट ऑन करेंगे, एक का वाईफाई ऑन करेंगे, और इसका डेटा ये शेयर कर पाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। भाई अच्छी स्पीड आती है। वाईफाई डिवाइसेस सच एज पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, वीडियो गेम कंसोल एक्सेट्रा कैन कनेक्ट टू अ नेटवर्क रिसोर्स सच एज इंटरनेट थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड द वायरलेस एक्सेस पॉइंट वेब। अब जैसे कि हमारा वाईफाई रूटर हम सबने देखा है, अगर कोई एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि ज़रूरी नहीं कि रूटर ही हमको एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करे, जहाँ भी हमने हॉटस्पॉट ऑन करा ना जिस भी फ़ोन का, वो कहलाएगा वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जहाँ से हमारा डेटा निकल रहा है, और जो भी उसको पाएगा भाई वो तो वाईफाई डिवाइसेस हो जाएगा। ठीक है, वो वाईफाई डिवाइसेस बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वाईफाई इज़ यूज्ड वेयर केबल्स कैन नॉट बी रन। ठीक है, हमारे कमरे में जैसे कि बहुत सारे दूर पूरा हमारे घर में हमको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो हम राउटर का यूज़ करते हैं, तो पूरे घर में हम केबल्स नहीं बिछा सकते। ठीक है, इसलिए वायरलेस कनेक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे कि ओल्ड बिल्डिंग्स या फिर आउटडोर एरियाज में भी काम आएगा। ठीक है, टू प्रोवाइड नेटवर्क इन इंटरनेट एक्सेस। Wi-Fi can also be used where users require mobile connectivity. Wi-Fi connectivity is used in homes and offices, hotel, colleges, school campus typically for internet access. Shopping mall, coffee shop, resorts mostly offer free or paid Wi-Fi access to the internet for their customers. ठीक है, I hope समझ आ गया होगा। वाईमैक्स देख लो। Worldwide इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। माइक्रोवेव मत समझ जाना, ये माइक्रोवेव की बात हो रही है। वेव्स जो आती है ना अलग अलग, हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अलग अलग माइक्रोवेव्स जो आती हैं, इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिजाइन्ड टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज एंड कंट्रीज थ्रू अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेज। इतना समझ लो, हमने वाईफाई का बड़ा रूप ही वाईमैक्स कहलाता है। बट इसमें जो हमारा वाईफाई कौन देता था, मतलब इंटरनेट कौन देता था, या तो कोई मोबाइल जिसका हॉटस्पॉट ऑन हो या फिर राउटर। बट इसमें जो मेन होता है ना वो होता है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बड़ा सा जो टावर लगे रहते हैं ना, टावर, वो इंटरनेट के टावर्स, यही है हमारा वाईमैक्स। तो ये हमारे टावर्स जो होते हैं पूरे शहर में अच्छे से इंटरनेट प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, across the cities and countries through a variety of devices. WiMAX is long range system, long range cover करता है many kilometer and it is typically used where DSL या केबल इंटरनेट एक्सेस कैन नॉट बी यूज्ड। जहाँ हम DSL हमारे टेलीफोन से इंटरनेट नहीं ला पा रहे हैं, या फिर हमारी केबल यानी कि टेलीविजन, देखो रिविजन अच्छे से करना, DSL यानी टेलीफोन वाली केबल का यूज़ करके, केबल यानी कि टीवी वाली केबल का यूज़ करके, कैन नॉट बी यूज्ड। This could be difficulty in laying out cables for home and or offices located in remote locations but need access to the internet। ठीक है, इतना समझ आई क्या होगा, जहाँ केबल नहीं है बहुत सारी, वहाँ पर अगर हमको नेटवर्क पहुँचाना है तो वाईमैक्स का यूज़ कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट के द्वारा हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। हैविंग टॉक्ड ऑफ डेटा ट्रांसफर एंड द इंटरनेट, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ सिटिंग इन वन कॉर्नर। हाँ, आगे मैंने अभी जो आपको पैकेट वाला समझाया था ना वही है। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अमेरिका से इंडिया में डेटा चाहिए
तो सारे के सारे कंप्यूटर्स को, जो भी बीच में कंप्यूटर आएंगे ना, उनको डेटा ट्रांसफर होगा, और कैसे, पैकेट के फॉर्म में होगा, क्योंकि पूरा डेटा भेजना एक बार में पॉसिबल नहीं है। और ये सारे पैकेट है ना अलग अलग ऐसे बिखर बिखर के आएंगे, लेकिन लास्ट में वापस सारे पैकेट रीअरेंज हो जाएंगे, और तभी रीअरेंज होंगे जब वो फाइनल लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। मतलब मेरे कंप्यूटर में आने से पहले वो पैकेट रीअरेंज नहीं होंगे। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज लेट्स सी कैसे एक पीस ऑफ डेटा, समझ लो एक वेब पेज, जैसे कि अमेजोन का वेब पेज मान लो, वो इधर से उधर ट्रांसफर होता है। ईच पैकेट इज सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड्स इट्स डेस्टिनेशन। ईच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड वेयर नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट। ऑल पैकेट्स में नॉट टेक द सेम रूट। बहुत अच्छे से यहाँ पर जो मैंने बोला ना वही इंग्लिश भाषा में लिखा है। इसको पढ़ के मेरे को तो अच्छा लगे, क्योंकि मैंने जो बोला वही यहाँ लिखा था। ये इंटरनेट है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये बीच में ढेर सारे कंप्यूटर्स आ रहे हैं। इसमें समझ लो 2 पैकेट को ट्रांसफ़र करना। एक पैकेट ने ले लिया ये वाला रास्ता, दूसरा पैकेट ले रहा है ये वाला रास्ता। कोई भी रास्ता ले सकता है, लेकिन इस वाले कंप्यूटर को पता है कि अब पैकेट इसको भेजना है और इसको भेजा है, पता है कि आगे भेजना है मेरे को। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पैकेट सेम ही रास्ता ले, अलग अलग रास्ता भी ले सकते हैं। एट द डेस्टिनेशन क्या होता है, पैकेट को एग्जामिन करते हैं, हाँ चेक भी करते हैं कि भाई सारे पैकेट आ गए कि नहीं। और इफ एनी पैकेट आर मिसिंग और डैमेज, अ मैसेज इज सेंट आस्किंग टू रीसेंड। अगर कोई पैकेट डैमेज हो गया रास्ते में आते आते, भाई हमारा खाना ही गिर जाता है कभी कभार रास्ते में आके, कोई कुरियर करवाते हैं हम, हमारे प्रोडक्ट डिलीवर होते समय गिर जाते हैं, तो पैकेट तो भाई इंटरनेट से हो रही है, उसमें भी गलती हो जाती है। तो वो वापस इंटरनेट उसको वापस पीछे से, अगर यहाँ तक भी पहुँच गया होगा, वापस इंटरनेट भेजेगा अगर वो डैमेज हो गया हो। This continues until all packet have been received intact. The packet are now reassembled किया जाता है into their original form. All this done in second. वो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो आपको लग रही है ना, वो सेकंड में हो जाती है। अब इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यू नीड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। यू नीड टू गैदर एंड अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट केयरफुली। अपनी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना बिफोर गेटिंग एन इंटरनेट प्लान। तो समझो हमारे कॉमन क्वेश्चन क्या होता है, आपको किस चीज़ के लिए चाहिए कि आप उसको कनेक्शन को रेगुलरली यूज़ करोगे, आपको कितना डेटा डाउनलोड करना रहेगा पर मंथ, उसके हिसाब से डेटा लो, आपको स्पीड कितनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी आपको कौन सी चीज़ के लिए चाहिए, आप कौन सा ISP लेना चाहते हो, कौन से मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जियो का लेना है, एयरटेल का लेना है, इज देयर एनी लिमिटेशन और कैच फॉर द सिलेक्टेड प्लान वगैरह वगैरह। प्लान्स को अच्छे से एग्जामिन करो। भाई वाईफाई कब खत्म होगा ये सेशन? अच्छा हाँ खत्म होने वाला है। कुछ नहीं लिखा, ये लिखा है टू एक्सेस वाईफाई यू नीड एक्सेस पॉइंट। हमने देख लिया वायरलेस एक्सेस पॉइंट, हमने वेब का फुल फॉर्म देखा था ऊपर। विथ एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, हमको अगर वाईफाई चाहिए तो हमको एक एक्सेस पॉइंट चाहिए जो हमको हमारा इंटरनेट दे रहा है। ठीक है, यूजुअली व्हेन यू सब्सक्राइब टू एन इंटरनेट कनेक्शन द ISP प्रोवाइड ऑप्शन टू परचेज और रेंट अ वाईफाई राउटर। हमने जियो का प्लान खरीदा तो हमको हमारा जियो फाइबर देकर जाएगा। ठीक, वो जियो फाइबर क्या काम करेगा, एक्सेस पॉइंट का काम करेगा। That can act both as an internet connectivity device and an access point। जो भी मैं बोलता हूँ वही अगली लाइन में लिखा रहता है। For Wi-Fi connectivity, setting up a Wi-Fi network require technical expertise. However, you can access the Wi-Fi network by connecting to an access point, and that is already set up for use. And on computers that run Windows XP, you can view the लिस्ट ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स अवेलेबल बाय यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब जैसे कि आ गया वो इंसान, उसने कनेक्ट करके कहा भाई हमारी इतनी वो नहीं कि वाईफाई रूटर अब हम खुद से कनेक्ट कर लें, तो उसकी एक्सपर्टीज लगती है। ठीक है, राइट। अब जैसे कि हमको कनेक्ट करना है, भाई ये वाला तो रहने दो, विंडोज़ 10 का हम सबको पता है। हमारे नीचे बॉटम राइट में हमको यहाँ पे लाइन दिख जाती है वाईफाई की, उस पर क्लिक करो। जैसे क्लिक करेंगे तो हमको ढेर सारे वाईफाई दिखने लग जाते हैं ना, कितने सारे जो भी आसपास हो। आई होप सभी ने कभी कभार ट्राई तो करा होगा, इतने सारे वाईफाई रहते हैं। कभी कभार कुछ भी मन से पासवर्ड डाल के डालना सभी करते हैं, इट इज़ कॉमन। तो हम सबने फील करा। जरूरी नहीं कंप्यूटर में, अगर हम मोबाइल भी चालू करेंगे, वाईफाई दबा के रखते हैं, उसको प्लस होल्ड करके रखते हैं, तो कितने सारे वाईफाई हमको विजिबल हो जाते हैं। तो राइट क्लिक करो वायरलेस आइकन पे। ये विंडोज़ XP की स्टेप है। XP वाली स्टेप अगर आपको समझ नहीं है तो देखो, नहीं तो हमारा विंडोज़ 10 तो ईजिली बता ही देता है। ये देखो इस तरह से अलग अलग वाईफाई दिख रहे हैं ना, इस पर क्लिक करो। अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, तो जिनमें लॉक लगा रहता है तो हमको पासवर्ड डालना रहता है। हमको पासवर्ड डालना रहता है फॉर अ सिलेक्टेड नेटवर्क, अगर वो सिक्योर हो तो फिर तभी आप कंफर्मेशन रिसीव करोगे कि अगर आपने सही हमारा इंटरनेट का वो डाला है, सही पासवर्ड डाला है तो ही। ठीक है, 1 घंटा 12 मिनट तो हो गया। हाँ, सेशन 3 भी देख लेते हैं, 1.5 घंटे की बन जाएगी तो पार्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सेशन 3 तो हो ही जाएगा ईजिली। तो कहाँ है हमारी इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। अरे वाह, हमारी जनरेशन के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग जो हम रोज़ यूज़ करते हैं
वो आज हमको पढ़ना है। इंस्टेंट मैसेजिंग कुछ नहीं होता भाई, इधर से उधर मैसेजेस का भेजना, और ज़रूरी नहीं है मैसेज कोई भेजना। अगर हम वो कोई चैट भेज रहे हैं, हम कोई वीडियो भेज रहे हैं, हम वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं, हम कोई फाइल भेज रहे हैं, सभी के सभी इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर आता है। इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि IM इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। अब जैसे कि अगर देखो एक चीज़ से दूसरी जगह अगर आपको कोई मैसेज भेजना, आप तो सीखो, अब हम लोग मास्टर हो गए नेटवर्क और इंटरनेट। कोई हमको कोई भी पूछ ले भाई, नेटवर्क यानी कनेक्शन बिटवीन दो डिवाइसेस, और इंटरनेट क्या करता है, ये अलग अलग जो नेटवर्क्स है ना उनको भी आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, इंटरनेट करेगा। अब कोई भी रात में भी पूछ ले तो याद रखना, ठीक है। अब इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है, ये हमको ऑफर करता है रुको पहले समझा देता हूँ। अगर इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट ही करवा पाएगा भाई। अगर दो मोबाइल फोन्स को, अगर इस वाले को इधर मैसेज भेजना है, तो मैसेज को भेजना है, तो मैसेज भेजने के लिए कौन काम आएगा, इंटरनेट ही काम आएगा। that offer an instantaneous transmission of text based messages, instantaneous यानी fast, ट्रांसमिशन यानी कि एक से दूसरी जगह भेजना ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मोस्ट इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, नहीं पिंटरेस्ट का मैसेज आ रहा है, हट जाओ। मोस्ट इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड द ऑप्शन फॉर परफॉर्मिंग फाइल ट्रांसफर, ऑडियो चैट, देखो फाइल भेजनी है तो फाइल्स भेजो, ऑडियो भेजनी है ऑडियो भेजो, वीडियो भेजनी वीडियो कॉलिंग कर लो, कॉन्फ्रेंसिंग यानी देखो वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग में सिंपल सा मतलब है, वीडियो कॉल होता है एक से एक जने के बीच में, कॉन्फ्रेंसिंग होती है भाई मल्टी बहुत सारे सब साथ में बैठ के वीडियो कॉल कर रहे हो तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। डेस्कटॉप की शेयरिंग करते, शेयर स्क्रीन करते ना हम, तो भी वो भी यही कहलाता है। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट चैट, अगर स्टैंडर्ड टेक्स्ट चैट का मतलब ही नहीं, देखो मैसेजिंग का, इंस्टेंट मैसेजिंग में सबको लगता है स्टैंडर्ड टेक्स्ट चैट, लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग में हमारा सब कुछ आता है। इन दिस सेशन हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से इंस्टेंट मैसेजिंग होती है और स्टेप क्या होती है इंस्टेंट मैसेजिंग करने के लिए। ईमेल की तरह नहीं, अनलाइक ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग हैपन इन रियल टाइम, ठीक है। एंड द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट कैन बी स्पॉन्टेनियस, रियल टाइम में होती है भाई, जैसे हम सेंड दबाएंगे वैसे उसके फ़ोन में आ जाएगा मैसेज, और वैसे के वैसे वो हमारे मैसेज को रिप्लाई भी करेगा सामने वाला इंसान। सम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर अलाउस यूजर टू व्यू मैसेजेस रिसीव्ड व्हेन दे आर नॉट लॉग्ड ऑन, दे आर कॉल्ड ऑफलाइन मैसेजेस। कभी कभार हम भेज देते हैं मैसेजेस को, लेकिन वो जाते नहीं जब हमारा इंटरनेट बंद होता है, लेकिन वो चले जाते हैं ऑफलाइन मैसेजेस में। फिर जैसे हमारे इंटरनेट कनेक्शन वापस आता है, वो ऑफलाइन मैसेजेस वापस से इंटरनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। भाई इनको समझाने की जरूरत ही नहीं, सबको पता होता है। अगर नेट ऑफ है और हम कोई किसी इंसान को मैसेज भेज रहे हैं तो उस समय नहीं जाएगा, लेकिन जैसे हमारे पास नेट वापस आ जाएगा ना, तब वो मैसेज चला जाएगा। फॉर यूटिलाइजिंग ऑडियो एंड वीडियो चैट और कॉन्फ्रेंसिंग यू नीड टू हैव माइक्रोफोन्स। अब अगर आपको ऑडियो और वीडियो वाली कॉन्फ्रेंसिंग का डेटा को सुनना है, जैसे कोई आपसे वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल कर रहा है, तो हमको क्या क्या लगेगा भाई, माइक्रोफोन लगेगा ताकि सामने वाले को हमारी आवाज़ हम भेज सकें। हेडसेट यानी कि हेडफोन लगेंगे सुनने के लिए, या फिर स्पीकर भी चलेगा। वेब कैमरा, अगर वीडियो कॉलिंग कर रही है तो हमको वेब कैमरा लगेगा। की फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, जो फीचर्स होते हैं इनकी इंस्टेंट मैसेजिंग की क्या है, टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंट टू वन और मोर पर्सन सिमिलर टू SMS, ठीक है। हम टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं एक दूसरे को, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, और मैसेज हिस्ट्री यानी कि जो भी हम भेजेंगे ना उसकी भी एक हिस्ट्री सेव रहेगी। इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट, अब अगर हमको मैसेज करना है तो भाई अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट किस पे बनाएंगे, हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के ऊपर। अब सबको पता है भाई इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप क्या है, इस जनरेशन का फेवरेट, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, और क्या आता है, फेसबुक होता है, हमारा ट्विटर होता है। ट्विटर वैसे ब्लॉग्स में आएगा, रेडिट भी ब्लॉग में आएगा। हमारा स्नैपचैट हो गया, ठीक है, स्नैपचैट, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, ये सभी के सब इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कहलाते हैं। और अगर आपको इंस्टेंट मैसेजिंग करनी है तो आपको इन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के ऊपर इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पार्टिसिपेंट मैसेजिंग टू ईच अदर नीड टू बी साइंड इन टू द सेम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। अब ऐसा नहीं भाई मेरे को इंस्टाग्राम से मैसेज भेजना है फेसबुक पे, नहीं भैया, हमको अगर इंस्टाग्राम पे से किसी इंसान को भेजना है तो वो सेम इंस्टाग्राम पर ही कनेक्टेड होना चाहिए आपसे। To use instant messaging software, a user must have a valid instant messaging account. Instant messaging account differ in format. Some instant messaging software such as Yahoo Messenger, Windows Live Messenger use email address for messaging, managing the account, and software such as Skype use standard names. अब देखो सब अलग अलग जगह है ना, सारे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप अलग अलग तरीके से अपने अकाउंट्स बनवाते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाओगे तो आपको ईमेल और पासवर्ड लगेगा। अगर आप व्हाट्सएप में अकाउंट बनाओगे तो आपको सिर्फ फ़ोन नंबर लगेगा, या फिर शायद कोई ऐसी भी कोई होते होंगे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जिसमें आप सिर्फ नाम डाल दो, नाम से काफ़ी होगा, ठीक है। अब इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज देख लो।
देर आर टू काइंड ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। देखा, दो टाइप्स के होते हैं, या तो एप्लीकेशन बेस्ड या फिर वेब बेस्ड। हम सबको पता है, देखो इंस्टाग्राम जो है अपन वेब यानी कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं, और एप्लीकेशन यानी उसकी एक एप्लीकेशन भी आती है, ठीक है। तो ये जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, वेब बेस्ड और एप्लीकेशन वेब बेस्ड जो हमको वेब ब्राउजर पे खोलना पड़े, एप्लीकेशन बेस्ड जो हमको एप्लीकेशन। भाई इंस्टेंट मैसेजिंग तो हमारे खून में है, हम सबने करी है, हमको सबको पता है। एप्लीकेशन बेस्ड देख लो, एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है, फिर इंस्टॉल होता है हमारे कंप्यूटर पे। सम ऑफ द पॉपुलर कौन कौन से, गूगल टॉक जो अब हैंगआउट से रिप्लेस हो चुका है, बट फिर भी अगर इन लोगों ने दिया है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। 2017 में ही हट गया था गूगल टॉक, बट हमारी बुक जो है वो 2017 से भी पुरानी है। याहू मैसेंजर, स्काइप, याहू तो भाई कब का चला गया सबको पता है। स्काइप, विंडोज़ लाइव मैसेंजर है अभी भी, रेडिफ, बोल एक्सेट्रा, भाई मुझे नहीं पता रेडिफ बोल है, कोई होता होगा, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। भाई इंस्टाग्राम डालो, फेसबुक लिखना चाहिए था, बच्चे यूँ रिलेट कर पाए, लेकिन रिलेट करने वाली चीज़ें ही नहीं लिखते ये लोग। वेब बेस्ड देख लो, वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज एक्सेस्ड यूजिंग ब्राउजर। अब अगर आपको वेब बेस्ड करने हैं तो आपको ब्राउजर की आवश्यकता लगेगी, such as Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc. Some of the popular web-based instant messaging software are। अब इन्होंने तो एप्लीकेशन बेस्ड बता दिए ना ये वाले, अब हम देख लेते हैं वेब बेस्ड वाले। वेब बेस्ड जैसे कि मीबू, याहू मैसेंजर फॉर द वेब, MSN वेब मैसेंजर, IMO एक्सेट्रा। अब क्रिएटिंग एन इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट, आपको अगर अकाउंट बनाना है, कब खत्म होगा यार ये सेशन, अच्छा खत्म होने वाला है, ठीक है। अब अकाउंट कैसे बनेगा, अगर आपको ये अकाउंट बनाना है तो यू विल लर्न टू, इन दिस एक्सरसाइज हम ये लर्न करेंगे कि गूगल टॉक पे हम हमारा अकाउंट कैसे बनाएंगे। गूगल टॉक जो एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है जो हमको बोथ टेक्स्ट और वॉइस कम्युनिकेशन करने में काम आती है। हम भेज सकते हैं मैसेज भी और वीडियो वॉइस मैसेजेस भी भेज सकते हैं। गूगल टॉक कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग वीडियो कॉल करने में भी काम आ सकता है। टू व्यू अपडेट फ्रॉम जीमेल मेल बॉक्स, ये जीमेल मेल बॉक्स के अपडेट्स भी आपको इसी गूगल टॉक पे देखने को मिल जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। Google Talk is free and it is available as application based. User need to download and install Google Talk application, and web based user can use Google Talk through a browser after signing into the Gmail account। देखो Google Talk जो है वो फ्री है, ये दोनों एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड में आता है। अब Google Talk जो है ना, अगर हमको ब्राउजर में अगर तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास एक Gmail अकाउंट से हम उसको साइन इन करना पड़ेगा, हमारा अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इंस्टाग्राम में भी अकाउंट बनाना पड़ता है, समझ लो। इंस्टाग्राम को दिमाग में रखो, सबने हमारा अपना अपना अकाउंट बनाया होगा, आई होप सो इस जनरेशन में, अगर नहीं बनाया हो तो तुम्हारी मर्जी, बनाया। जीमेल तो देखो सबने बनाया है, ठीक है। तो जीमेल में साइन इन करते हैं। सो बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग गूगल टॉक अ जीमेल अकाउंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, हमको अगर जीमेल अकाउंट की जरूरत रहेगी। यू हैव लर्न हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट अर्लियर, सबको पता है भाई, अब तो सब लोगों के पास 10-10 अकाउंट रहते हैं। इन दिस सर्विस यू विल लर्न हाउ टू यूज गूगल टॉक। अगर नोट, यू नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल गूगल टॉक एप्लीकेशन फ्रॉम www.com/talk प्रायर टू दिस एक्सरसाइज। अगर आपको ये डाउनलोड कर लो, भाई मिलेगा ही नहीं, ये वेबसाइट जो है वो ऑन ही नहीं होगी क्योंकि गूगल टॉक हट चुका है। अब लॉन्च कैसे करें, लॉन्च करना है तो आपको जाओ स्टार्ट पे, प्रोग्राम्स में गूगल टॉक, और गूगल टॉक को वापस से क्लिक कर दो। क्या हमारा विंडो आता है उसके यहाँ पे स्टार्ट बटन दिखता है ना, उसको दबा दो, प्रोग्राम्स में जाना, प्रोग्राम्स के बाद गूगल टॉक को 2 बार दबा देना। यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक ऑन द गूगल टॉक आइकन ऑन द डेस्कटॉप इज अवेलेबल। अगर गूगल टॉक का आइकन आपके डेस्कटॉप पर आ जाता है शॉर्टकट, उसको डबल टैप कर दो भाई, खुल जाएगा। यू नीड टू हैव अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट आर अवेलेबल फॉर चैट। अब जब आप उसको खोलो ना तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारी लिस्ट आएगी, देखो जैसे दिख रही ना ये लिस्ट, डेमो लर्न डेमो 2, वाह, ये दो कॉन्टैक्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास लिस्ट आ जाएगी कॉन्टैक्ट्स की। इफ़ यू डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट यू कैन ऐड दियर जीमेल अकाउंट टू योर कॉन्टैक्ट लिस्ट बाय सेंडिंग एन इनवाइट। आप अगर आपके यहाँ पर कोई नहीं आ रहे तो आप यहाँ पे जाओ, ऐड में उनका भी जीमेल अकाउंट लिखो, उनका भी आ जाएगा कॉन्टैक्ट, इस तरह से। इफ़ यू डोंट हैव अ जीमेल अकाउंट ऑलरेडी यू कैन क्रिएट अ न्यू जीमेल अकाउंट। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर लो भाई। Signing into your signing into your Google Talk account. To use Google Talk, you need to sign in with your account details. अगर आपको Google Talk यूज़ करना है तो आपको इसमें साइन इन करना पड़ेगा। After signing in into your Google Talk account, you should see a window similar to the one displayed below. अगर आप साइन इन कर लोगे तो आपको सेम विंडो आपके कंप्यूटर पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर अलग अलग कॉन्टैक्ट्स आपके अकॉर्डिंगली आ रहे हो। अगर नहीं कॉन्टैक्ट कोई भी आ रहे हैं तो ऐड करो, उनकी जीमेल आईडी डाल दो। चैटिंग विद द कॉन्टैक्ट गूगल टॉक, देखते हैं अगर छोटा है तो मैं इसी वीडियो में ले लेता हूँ, नहीं तो उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी।
तो 1 2 3 पेज का है। अच्छा हो रही है तो रुको देखने तो कितना बड़ा है। हाँ, वैसे चैटिंग ऑन याहू हट गया, ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में बाहर है। हाँ, तो ले लेते हैं इसी वीडियो में फिर इसको भी। तो अब चैटिंग विथ गूगल को अब समझ लो, हमने पूरा साइन इन कर लिया हमारे गूगल टॉक में। अब उसके अंदर हमको चैटिंग करनी है। तो इन दिस सेशन यू विल लर्न टू चैट विद अ गूगल विद अ कॉन्टैक्ट दैट इज ऑलरेडी एडेड टू योर अकाउंट लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट। Whatever your friend in contact list is online, you can see the person along with a green dot as in the figure 14। आज हमने देखा इंस्टाग्राम में भी ग्रीन डॉट दिख जाता है जब भी कोई ऑनलाइन है, एक्टिव होता है। भाई इंस्टाग्राम का वर्ड यूज़ करेंगे एक्टिव। तो देखो गूगल टॉक है, इसमें अलग अलग कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, तो जो भी इंसान एक्टिव है उसके आगे ग्रीन डॉट दिख जाएगा और उस पर क्लिक करो, चैटिंग चालू कर लो। यू कैन स्टार्ट सेंडिंग टेक्स्ट चैट मैसेज इंस्टेंटली बाय डबल क्लिकिंग ऑन अ कॉन्टैक्ट। इस पर डबल क्लिक करो, चैट भेजो। अ विंडो विल पॉप आउट एज डिस्प्लेड इन द फिगर। ऐसा अगर आप उसको डबल क्लिक कर दोगे ना तो देखो ऐसी विंडो खुलेगी। यहाँ पर हमारा जो भी टेक्स्ट मैसेज भेजना उसको एंटर करो, ये देखो ये आपकी जाएगी, ये उसकी चैट आ रही है, आप भेजो फिर उसकी चैट आएगी। इस तरह से आप चैटिंग उससे कर सकते हो। यू कैन टाइप द टेक्स्ट मैसेज इन द टेक्स्ट बॉक्स, जो हमको दिख रहा है ये रहा हमारा टेक्स्ट बॉक्स, और एंड प्रेस एंटर। जैसे एंटर भेजोगे उसके पास पहुंच जाएगा इन द मैसेज एंड रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज। गो अहेड एंड गेट द कॉन्टैक्ट्स ऑफ अ कपल ऑफ योर क्लासमेट्स एंड चैट विद देम। वाह, हमको खुद एनसीईआरटी कह रही है कि आपके दोस्तों के अकाउंट कॉन्टैक्ट्स ढूंढो और उनके साथ चैट करो। भाई करो फिर, आपकी मर्जी। इंस्टाग्राम पे करते हैं वैसे हम लोग रोज़। There are some general rules and etiquettes to follow while chatting। अब देखो भाई यहाँ पे हमको रूल्स एंड एटिकेट्स सिखाए जा रहे हैं कि चैटिंग करते भी हमको रूल्स एंड एटिकेट्स ध्यान में रखने हैं। दे आर ऑलमोस्ट द सेम एज दोज दैट अप्लाई फॉर मेल्स। ईमेल भी हम जब किसी को भेजें तो भी हमको ये रूल्स ध्यान रखने चाहिए। मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। भाई राम गाथा नहीं सुनानी, पूरी रामायण नहीं लिखनी है, हमको शॉर्ट एंड छोटा मैसेज भेजना है सामने वाले को। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाय योर नेम इफ योर स्क्रीन नेम डजेंट रिफ्लेक्ट इट। अब देखो जैसे कि सब लोगों का काम होता है, हमारी आईडी का नाम हम दूसरा रखेंगे, हमारा नाम रहेगा ही नहीं उसके अंदर। किसी का नाम, फॉर एग्जांपल मेरे ले लो, मेरा नाम अथर्व यादव है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने आईडी पे कुछ तो भी नाम लिख रखा है मेरे नाम को छोड़कर, तो सामने वाले को कैसा पता चलेगा कि भाई मैं अथर्व यादव बोल रहा हूँ। इसके कारण जब भी मैं किसी सामने वाले को भेजूँ मैसेज तो मैं लिखूंगा हाय इट्स अथर्व यादव, देन अपना नाम मतलब अपना पूरा मैसेज लिखना चालू कर दूंगा, सो दैट द सेकंड पर्सन नो कि मैं कौन हूँ। ऑलवेज आस्क इफ द अदर पर्सन हैज़ टाइम टू चैट फर्स्ट। भाई जब चैट करो ना पूरे पूछ लो भाई फ्री हो, क्या टाइम है, तो फिर ही चैट करो, नहीं तो रिगार्डलेस ऑफ हाउ इंपॉर्टेंट यू थिंक व्हाट यू हैव टू से इट, बहुत अगर जरूरी है तो ही भेजो, नहीं तो भाई उसका टाइम वेस्ट ना करो। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेल रिसीव्ड इफ द रेसिपिएंट इज बिजी। अगर वो बिजी है तो आपके मैसेज को ढंग से नहीं पढ़ पाएगा। इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डिस्कस। और बिजनेस एनवायरनमेंट में तो भाई बहुत जरूरी काम की बात करो, फालतू की बात करनी ही नहीं है। टाइपिंग योर मैसेजेस इन अपर केस इज एक्सट्रीमली रूड, इट्स कंसिडर्ड शाउटिंग एंड वेरी अग्रेसिव। अगर आप अपने जो मैसेजेस है वो इस तरह से वो क्या बोलते हैं, कुछ एग्रेसिव में क्या लिख सकते हैं, नहीं भाई मेरे दिमाग में अभी से वर्ड आ गया, सॉरी। तो अगर किसी हमको गुस्सा आ रहा है तो ही हम अपर केस का यूज़ करेंगे। तो अपर केस लेटर में अगर अपन किसी को लिख रहे हैं हाउ आर यू, इस तरह से अगर अपने अपर केस में लिखा तो ये शाउटिंग या फिर रूडनेस को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है। Give people time to respond. Multiple questions sent to a recipient before they had a chance to answer can seem more like an interrogation rather than a conversation। वाह, फनी वे यूज़ कर रहा है एनसीईआरटी। तो क्या है, हमको समय देना है सामने वाले को रिप्लाई करने का, नहीं तो हम ढेर सारे प्रश्न पूछ रहे जा रहे हैं, वो जवाब एक का नहीं दे पा रहा है, तो ये इंटरोगेशन लगेगा भाई, वो कॉन्वर्सेशन लगेगा ही नहीं। इंटरोगेशन नहीं, क्वेश्चन पूछना। wherever possible give the person you are communicating with your undivided attention। ठीक है, उसको अटेंशन दो। इट्स नॉट जस्ट अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट बट इट इज इफ यू हैव अ मल्टीपल कन्वर्सेशन हैपनिंग एंड और आर अलाउइंग अदर इश्यूज टू डिस्ट्रैक्ट यू मे मिस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द अदर पर्सन्स मैसेजेस। भाई 3 जन से एक साथ चैट कर रहे हो, अब 3 जनों के साथ एक साथ चैट करोगे तो एक जने को अटेंशन नहीं मिल पाएगा। कोई जरूरी बात भेज रहा है तो आपसे कोई चीज़ छूट जाएगी, या फिर कुछ काम करते करते आप चैटिंग कर रहे हो तो वो भी गलत कहलाएगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रॉपरली एंड आई एम कॉन्वर्सेशन। आप पूरी कॉन्वर्सेशन कर ली, अच्छी खासी बात कर ली 1.5-2 घंटे तक सामने वाले से, अब प्रॉपरली एंड भी कर दो, बाय बाय गुड नाइट, जो भी अगर रात में करे तो गुड नाइट लिख कर ही मैसेज करके बंद करो। यू मे थिंक दैट द चैट इज ओवर, आपको लगेगा चैट खत्म हो गई, बट द अदर पर्सन में नॉट, बट सामने वाले को लगेगा अरे ये तो यूं ही ऑफलाइन हो गया, इसको लिखना चाहिए था ना परफेक्टली बाय बाय, फिर लिख दो TTYL। भाई हमारे एक्रोनिम्स तो फेमस है ही, TTYL टॉक टू यू लेटर लिख के खत्म कर दो। While you are off doing other things, they must be sitting there staring at the screen waiting for further communication from you।
बहुत ही फनी वे में लिखा है कि भाई तुम कुछ काम करने चलेगा, कम्युनिकेशन बंद करके वो स्क्रीन देखते रहेगा कि भाई कोई ना कोई तो रिप्लाई आएगा, और आपको उनको क्या पता कि भाई तुम तो कम्युनिकेशन बंद करके चले गए। जीमेल पे कैसे चैटिंग करते हैं हम सबने देखा हुआ है, ठीक है, जल्दी फटाफट कर लेते हैं ताकि 1.5 घंटे की परफेक्ट वीडियो बन जाए। इन दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न, हाँ यू कैन use the chatting services after signing in into your Gmail account. The same procedure will be followed while making voice chat, text chat using the Gmail account. जिस तरह से Google account में हमने करा ना, वैसे ही हम Gmail में भी chatting करेंगे। Once you sign in into your Gmail account, a contact window will be disappeared either on the लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। जैसे ही हम हमारे जीमेल में साइन इन करेंगे ना, तो हमको देखो इस तरह से कॉन्टैक्ट की लिस्ट दिखने लग जाएगी, या तो हमारे लेफ्ट में दिखेगी या फिर हमको राइट में दिखेगी। इफ़ यू वुड लाइक टू चैट विद द कॉन्टैक्ट, डबल क्लिक कर दो उस कॉन्टैक्ट के नेम पे। अगर मेरे को ये जीमेल टीम पे से चैट करनी है तो मैं इसके कॉन्टैक्ट पे डबल क्लिक कर दूंगा। यू विल सी अ पॉपअप सिमिलर टू द वन डिस्प्लेड बिलो। जिस तरह से इस तरह से हमारा पॉपअप आएगा, दिख रहा है ना आपको, इसी तरह से। अब यहाँ पर हमारा टेक्स्ट भेजो, एंटर दबा, वो आएगा और उनका भी हमको उनके रिस्पॉन्सेज भी हमको उसी स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। नाउ यू कैन स्टार्ट टाइपिंग द मैसेजेस यू वांट टू सेंड एंड द अदर कॉन्टैक्ट शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू योर चैट मैसेजेस। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू आप लोगों को सब समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट में डाल दीजिएगा, आई विल क्लियर योर डाउट। आई होप सो। इतना अच्छा तो मैंने समझा है कि कुछ भी नहीं आया, क्योंकि आईटी मेनली थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लेसन बहुत ज़्यादा ही लंबा है। तो नेक्स्ट सेशन में आई होप ये लेसन ख़त्म हो जाए। 6 सेशन बचेंगे, 6 बहुत छोटे छोटे। मेन जो इसके फर्स्ट 2 सेशन है ना, उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो भी आने वाली जल्दी से।